जय माता दी ऑल। और मैं कहूँगा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम इनटू द मार्केट कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉज ECIPL एंड द टैक्स लॉ का जो आपका ये TLP वाला जो ग्रुप है, इसके अंदर बहुत स्वागत है आपका। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ग्रुप 1 का एग्ज़ाम देकर आए हैं यहाँ ग्रुप 2 में, और कुछ स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो CS ईट के बाद डायरेक्ट ग्रुप 2 में एंट्री ले रहे होंगे। मैं सबसे बात कर रहा हूँ, और एक आप सब लोगों को एक वादा करना है, ये वीडियो मेंटोरशिप के लिए है, आपको तीनों पेपर और पूरे ग्रुप समझाने के लिए है। आपको ये वीडियो खुद भी पूरा देखना है एंड तक, ताकि आपको 35-40 साल आगे आपके करियर में प्रॉब्लम ना हो। तो ये पूरा बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। यहाँ पर ऐप लाइव के अंदर जो स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं जूम सेशन के अंदर, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ये इमोजीज और सब कुछ ना भेजें, और जस्ट होल्ड ऑन जो मैं समझाने जा रहा हूँ उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। और पेपर का ऐसा हुआ ग्रुप 1 का, और उन सब चीज़ों के ऊपर बात ना करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड हैप्पी न्यू ईयर वगैरह हो गया सब कुछ, हाँ, ऑल दोज थिंग्स आर डन। तो मैं चैट की तरफ थोड़ा सा कम देखूंगा। मैं जो बताने आया हूँ आज, मैं कहूँगा पहले सेशन में, वो बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम सबके बहुत काम का है। और बदतमीज़ों, ये चैट के ऊपर ना टाइम वेस्ट मत करो इधर। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो श्री गणेश करते हैं जय माता दी के साथ, और मैं हमेशा वो 3 वर्ड्स बोलता हूँ, और सरस्वती माँ से सिर्फ प्रे करता हूँ कि मेरे मुंह से जो भी निकले वो आप निकलवाना, और बिल्कुल सही गाइडेंस निकलवाना बच्चों के करियर के लिए। सो इट्स प्योरली, I'll say, true from my heart guidance for your next 35-40 years, not only for exams. तो इसलिए कह रहा था, खुद भी देखो, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। So welcome to your executive program group 2, and we are going to talk about the significance of 3 papers. Exam point of view से भी बात करेंगे और career point of view से भी बात करेंगे, दोनों तरीके से बात करेंगे। And I'll say security laws के लिए मैं बोलना चाहूँगा, come fall in love with the security laws because I am going to teach। And capital market, मैं कहूँगा सिर्फ security law नहीं, पूरे पेपर का नाम न्यू सिलेबस में बात करें तो capital market and security laws, ओल्ड सिलेबस में उल्टा था, security laws and capital market। तो आइए मोहब्बत कर ले। हाँ, जैसे मैं कंपनी लॉ के लिए बोलता हूँ ना, कंपनी लॉ से मोहब्बत कर लो, कम फॉल इन लव विद कंपनी लॉ, सेम थिंग विद द सिक्योरिटी लॉ। और इसमें मज़ा ज़्यादा है, इसमें एडवेंचर ज़्यादा है, मैं सही बता रहा हूँ, इसमें ना एडवेंचर ज़्यादा होने वाला है, मज़ा ज़्यादा आने वाला है कुछ। एंड नाउ इनटू द ICSI मॉड्यूल, और सही बता रहा हूँ, मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है। ICSI मॉड्यूल बोलता है कि आपका ये ग्रुप 2 का सबसे पहला पेपर है, ताबड़तोड़ करके आना है। और अगर यहाँ पर बिगड़ गया ना, तो आगे वाले 2 पेपर फिर डिप्रेशन में ही चले जाता है मामला। तो गड़बड़ नहीं करनी है, पैनिक नहीं होना चाहिए। मतलब इतना बढ़िया करवाने वाला हूँ मैं आपको, आप कहोगे सर वाह 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 वाह, मतलब वो निकलेगा आपके मुंह से। सो लेट्स राइड लंबोर्गिनी ऑफ कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, आवर ड्रीम कार। और लंबोर्गिनी नहीं बोल रहा हूँ, लंबोर्गिनी बोल रहा हूँ। तो वेल, कैपिटल मार्केट के बारे में बात करेंगे और सिक्योरिटी लॉज के बारे में बात करेंगे। एंड यस, कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ, अब मैं कहूँगा दोनों के लिए बोलूँगा, कंपनी लॉ हो या कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ, या सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट, कुछ भी बोलो, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस, बोथ ऑफ देम आर इन माय ब्लड। दोनों मेरे खून में शामिल हैं, एक मेरे खून में RBC है तो दूसरा WBC है। और चीज़ें भी हैं प्लेटलेट्स के तौर पर, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग पेपर ऑफ CS प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो मतलब यू नो दैट ब्लड हैज़ RBC, तो मेरे लिए RBC या CBC, मेरे लिए CBC इज दिस, कंपनी लॉ ब्लड सेल्स। और यहाँ कहूँगा सिक्योरिटी लॉ ब्लड सेल्स, तो SBC, सिक्योरिटी लॉ ब्लड सेल्स। और मैं चाहूँगा ये दोनों ब्लड सेल्स आप मुझसे ले लो, आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आएंगे आगे 35-40 साल। और अब लेटली आपको बताऊँ एक चीज़, हुआ क्या था, बहुत पुरानी बात नहीं है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में मुझसे कंपनी लॉ और वेल आई से सिक्योरिटी लॉ दोनों के वीडियो लेक्चर्स लिए। 3 कोर्सेज ऑफ कंपनी लॉ, 3 कोर्सेज ऑफ सिक्योरिटी लॉ किसने लिए? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, तो आई कैन बी रियली प्राउड ऑफ दिस थिंग। और क्यों लिए होंगे आप समझ सकते हो, वहाँ के जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज हैं, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरीज हैं, वो बैठकर जो वहाँ जॉब कर रहे हैं वो मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं। वहाँ जो ट्रेनीज हैं वो बैठकर मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं ऑफिस में, और उनके पर्सनल लैपटॉप्स पे भी डाउनलोड करवा दिए गए हैं। कंपनी इज स्पेंडिंग द मनी एंड वी आर इशूइंग द इनवॉइस इन द नेम ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मैंने जो इनवॉइस दी, मैंने बच्चों के नाम से नहीं दी, मैंने इनवॉइस किसके नाम से इशू की? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से, जिसमें 3 कोर्सेज कंपनी लॉ के, 3 कोर्सेज से सिक्योरिटी लॉ के बीच में हैं। और
कुछ तो उनको पता होगा ना कि कुछ खास है जो उनके यहाँ जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज काम कर रहे हैं उनके पास नहीं है, तो कुछ तो दे रहा हूँ ऐसा। और शुरुआत करते समय किसी बहुत महान शायर का शेर है, मेरा नहीं है लेकिन बोलना मैं चाहूँगा। शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कोई कह दे, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। मैं यहाँ पर सिर्फ अभी एक छोटे से लेवल पे इतना बोलना चाहूँगा। बच्चे बोलते हैं सर आईसीएसआई का पेपर ना न्यू सिलेबस में बड़ा डिफिकल्ट है सर, केस स्टडी बेस्ड है एंड ऑल दैट, डिफिकल्टी लेवल सर बढ़ गया, ओल्ड सिलेबस में आसान था अभी बढ़ गया है सर। तो मैं कहूँगा भाई अगर सीएस कोर्स से इश्क किया है तो इश्क में रिस्क तो है, इश्क में रिस्क तो है, और लेकिन रिस्क के बिना सक्सेस भी नहीं है लाइफ में, तो ये तो रिस्क लेना पड़ता भाई। और तुम अपनी लाइफ पे वैसे अप्लाई करना चाहो तुम्हारी मर्जी है, बट मैं तो सीएस कोर्स की बात कर रहा हूँ कि इश्क किससे करना है, किताबों से, इश्क किससे करना है, सीएस कोर्स से। लेकिन रिस्क तो है, क्योंकि आईसीएसआई का रिजल्ट सबको मालूम है, ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में वो 6% से लेकर 12-13% तक कहीं पर भी जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा तो जा नहीं रहा है, जो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है हमको, राइट। सो रिस्क के बिना सक्सेस भी नहीं है, ये रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो तैयार हो या ये रोना है, रोना तो नहीं है ना, ये बस इसको आज लिख लो कहीं पर, शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। और अगर मैं साथ में बात करूं मेरी लाइफ के बारे में, थोड़ा सा आपको बताऊं यहाँ 2-3 लाइनों में। नंबर 1, जब मैंने सीएस ज्वाइन किया था, आई केम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड मेरी एल्डर सिस्टर का उसी वक्त मैंने सीएस की पढ़ाई शुरू की थी और उसका ब्रेकअप हुआ था, डिवोर्स हुआ था, एंड शी केम बैक टू अवर होम विद हर स्मॉल डॉटर 6 months ओल्ड ओनली। सोच सकते हो कि कितना मेंटल प्रेशर रहा होगा जब मैंने सीएस की पढ़ाई शुरू की और घर में ये इंसिडेंट हो गया, दिस बैड इंसिडेंट। उसके इमिडिएटली बाद में मेरे एल्डर ब्रदर की जो शॉप थी हमारी लोकेलिटी में, हमारे एरिया में, उसको शटर तोड़कर पूरा लूट के सारा सामान रातों रात ले गए। इंश्योरेंस नहीं था, माय बिग ब्रदर बिकेम इंसॉल्वेंट। मेरे फादर जो एलआईसी में क्लर्क थे, उनको हाफ बॉडी पैरालिसिस अटैक आया एंड ही वाज इन हॉस्पिटल फॉर 3 months। तो हमारी पूरी फैमिली उनके साथ एज केयर टेकर काम कर रही थी और मेरी पढ़ाई चल रही थी उस वक्त, साथ साथ सीएस की पढ़ाई शुरू हुई थी। नंबर 4, मेरा छोटा ब्रदर, यंगर ब्रदर, एंड ही फ्लंक्ड इन द प्री बोर्ड एग्जाम्स, नॉट बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम। तो मम्मी ने बोला कि बेटा इसको मैथमेटिक्स सारा तो नहीं पढ़ाना है, 2 महीने लगाकर, और फिर इसके बोर्ड एग्जाम फर्स्ट शॉट पास होने चाहिए, और वो माता रानी की कृपा से हो गए। फाइनली दैट हैपेंड। वो भी एक लोड था मेरे ऊपर, और साथ में मुझे उस मेंटल ट्रॉमा में, उस सिचुएशन में मुझे सीएस की पढ़ाई शुरू करनी थी और मैंने शुरू की। मदर वाज माय सोलो आई से सपोर्ट, जो मैं कहूँगा कि हर वक्त मेंटल सपोर्ट देती थी कि बेटा तूने करना ही है और इन मुसीबतों से हम बाहर तभी निकलेंगे। एंड आई वाज फ्रॉम द लोअर मिडिल क्लास फैमिली, इन मुसीबतों से बाहर तभी निकलेंगे जब तू कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा काम करेगा। सो वो फायर थी यार, वो फायर थी। तो जब मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कि शाखाओं से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे, तो मैंने तो यार मेरी जिंदगी की वो मुसीबतें अलग थी। और उस वक्त, उस जमाने में आईसीएसआई का रिजल्ट 0.5%, 1% पास आउट जाता था, 6% और 13% नहीं जाता था। तो और तब भी पेपर ना डिफिकल्ट आते थे, और तब भी पेपर आउट ऑफ द सिलेबस भी आ जाते थे, ऐसे क्वेश्चन तब भी आते थे, मुझे तो आज तक भी याद है वो क्वेश्चंस। लेकिन हम रोए नहीं कभी, ये था कि यार कटाई छिलाई जितनी मर्जी कर लो, लेकिन हमें तो अल्टीमेटली सीएस बनना है। एक छोटा सा यहाँ पर वाक्य सुनाऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ। एक मंदिर में क्या हुआ, 2 संगमरमर की, मार्बल की स्टोन आपस में बात कर रही हैं। एक मार्बल स्टोन वो है जो मंदिर के पायदान पे, मतलब मंदिर की सीढ़ियों पे लगा हुआ है मार्बल, व्हाइट मार्बल, और दूसरा व्हाइट मार्बल वो है जो अंदर भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के रूप में खड़ा हुआ है। और ये रात को जब कोई नहीं है तो आपस में बात कर रहे हैं, और वो जो सीढ़ियों पे लगा हुआ मार्बल है, भगवान कृष्ण से पूछ रहा है कि तुम भी उसी जमीन में से निकले, उसी खान में से, मार्बल की उसी खान में से निकले जिस खान में से मैं निकला। तो मतलब तुम्हारी किस्मत देखो और मेरी किस्मत देखो, मेरे ऊपर लोग पैर रखकर जाते हैं और तुम्हारे आगे, तुम्हारे पैरों पे लोग माथा टिकाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। इतना फर्क कैसे हो गया तुम्हारी किस्मत में और मेरी किस्मत में? तुम भी पत्थर, मैं भी पत्थर, तुम भी वही वाइट मार्बल, मैं भी वाइट मार्बल, कैसे फर्क? तो भगवान श्री कृष्ण क्या समझा रहे हैं वापस, कि जब पत्थर की कटाई करने वाला मजदूर कटाई कर रहा था, उस वक्त
तुम रोए जा रहे थे मेरे को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो उसने क्या किया, उसने सीधा सीधा तुम्हें काटा और सीधा सीधा सीढ़ियों में लगा दिया, खत्म तुम्हारी कहानी। और जब मेरी कटाई हो रही थी, दर्द तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल चुप रहा और वो कटाई चलती रही चलती रही चलती रही। वो लंबा प्रोसेस था, वो जो शेप निकालनी थी वो लंबा प्रोसेस था, और जब वो कटाई खत्म हुई तो ये देखो, ये आकार लेकर मैं खड़ा हो गया। और फर्क सिर्फ कितना है, क्योंकि तुम वो कटाई चलते हुए रो रहे थे और मैं कटाई चलते हुए बिल्कुल चुप था, क्योंकि मुझे मालूम था कि कटाई चलते हुए मैं चुप रहूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा। सेम हम लोगों को अप्लाई होता है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं। कुछ लोग कटाई चलते हुए रोते हैं, और आजकल तो मैं कहूँगा सोशल मीडिया पे भी रोते हैं, व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे रोते हैं, टेलीग्राम पे रोते हैं। रोने के लिए कहीं ना कहीं मतलब उनको लगता है कि मैं घर में बैठ कर क्यों रोऊं, और बड़े स्केल पे रोने का मन करता है। और कुछ लोग वो हैं जो रोते नहीं हैं, उनको मालूम है कि ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में निकलना निकलना है, और अल्टीमेटली आई विल बी कंपनी सेक्रेटरी वन डे, चाहे रिजल्ट आए 6%, चाहे रिजल्ट आए 1%। मैंने तो टॉप 1% में आना है, मैंने टॉप 6% में क्यों आना है, मैंने टॉप 10% में क्यों आना है, मैंने तो आना ही टॉप 1% में है। और वो सारा स्किल एक्वायर करना है। वो जो प्रोसेस है ना, कटाई छिलाई, लीगल कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, बेरेक्ट पढ़ना है, लीगल प्रेजेंटेशन लिखनी है, आंसर राइटिंग स्किल, आंसर का एक पूरा फ्रेमवर्क, एक पूरी भूमिका अपने दिमाग में लिखना और उसको कागज़ पे कन्वर्ट करना, इंग्लिश ग्रामर अपनी इम्प्रूव करना, अगर पहले से बढ़िया तो अच्छा, नहीं तो इम्प्रूव करना। तो लीगल कॉन्सेप्ट्स, प्रेजेंटेशन स्किल, आंसर का पूरा भूमिका बनाकर तरीके से उसको पेपर पे उतारना, और बहुत बढ़िया इंग्लिश ग्रामर के साथ और बहुत बढ़िया लीगल लैंग्वेज के साथ। अगर ये सब कुछ कर लूँगा तो यार अल्टीमेटली हो जाऊंगा ना, सीएस बन जाऊंगा, और ऐसा सीएस बनूंगा क्वालिफाई होने के बाद भी कि दुनिया वाह वाह करेगी। सिर्फ डिग्री वाला सीएस नहीं बनूंगा, बेरेक्ट वाला सीएस बनूंगा, और जो बेरेक्ट पढ़कर सीएस बनते हैं। और मैं तो यार बेरेक्ट का क्या बोलूं, स्कूबा डाइविंग करवाता हूँ बेरेक्ट की, बताऊंगा अभी आज स्कूबा डाइविंग का भी एग्जाम्पल दूंगा आपको, देखते जाओ। देन आई से अच्छा, जिन बच्चों को मैंने इतना पढ़ाया और जो तैयार हो गए, जो जिन्होंने वो कंपनी सेक्रेटरी की मुहूर्त ले ली, वो क्या बन गए, शारिक मलिक विल एसेट एंड केयर रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज में कंपनी सेक्रेटरी कम वाइस प्रेसिडेंट। अब मेरे बच्चे कहाँ पहुंचे हुए हैं, रिदम कपूर वाइस प्रेसिडेंट इन थ्री डायमेंशंस मर्चेंट बैंकर्स, एंड देन रुचिका शर्मा एसोसिएट पार्टनर एंड कॉर्पोरेट इन द कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, रादर अब तो शी इज़ नॉट एसोसिएट, सॉरी, शी इज़ सीनियर पार्टनर, भाई सीनियर पार्टनर, नाउ शी इज़, पहले एसोसिएट पार्टनर थी, पार्टनर हो गई, अभी सीनियर पार्टनर हो गई इन द कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स इन दिल्ली, एंड वंस अगेन विच इज़ अ मर्चेंट बैंकिंग कंसर्न कम आई से प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म, मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट, आईपीओ हैंडल करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में आना जाना लगा रहता है, और इसके साइन किए हुए डॉक्यूमेंट सेबी की वेबसाइट पे होते हैं। मतलब मेरा दिल कितना खुश होता होगा आप इमेजिन नहीं कर सकते, कि मैंने जो पढ़ाकर भेजा देखो कितना काम आ रहा है। सेबी की वेबसाइट पे रुचिका के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिलते हैं, दैट टेक ओवर का ऑफर आया तो शी इज पुटिंग द सिग्नेचर ऑन पब्लिक अनाउंसमेंट्स, डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट्स एंड ऑल दैट। आशु मंगला, शी बिकेम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन सेबी, जो छापा मारने के लिए जाती है। मैं इन लोगों के साथ टच में रहता हूँ और इन लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ वापस, की तुम्हारी तुम्हारी फील्ड में क्या क्या कर रहे हो भाई, मेरे को बताते रहो इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें चल रही हैं, और वो चीज़ें मैं अपने बैच में पास ऑन करता हूँ जो पूरे इंडिया में कोई नहीं दे सकता। मैं इंडस्ट्री से लेता हूँ और इंडस्ट्री से लेकर बच्चों को फ्रेश नॉलेज ऐड ऑन हर बैच में कुछ नया देता हूँ, जो हर बैच में चेंज होता रहता है, इम्प्रूव होता रहता है, अपडेट होता रहता है। तो इमेजिन कि आपको लेटेस्ट मिलता रहता है नए बैचेस में, एंड आई जस्ट स्टे इन टच विद देम। और अभी तो आशु मंगला, शी हैज़ रीच्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन डेपुटेशन, तो सैबी से शिफ्ट होकर शी इज़ वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नाउ, एंड इन फैमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फैमा भी काम आता है यार, शी इज़ यूजिंग फैमा नाउ ओवर देयर। और कहानियाँ, और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पहुँचो, और मैं बताऊंगा तरीका पहुंचने का, मैं बताऊंगा। पूरे इंडिया में कोई टीचर नहीं है, एक भी टीचर नहीं है जो ये बोल सके कि मेरे बच्चे कहाँ पहुंचे सिक्योरिटी लॉ पढ़कर, सिक्योरिटी लॉ के दम पर। पूरे इंडिया में कोई भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी, इट्स नॉट बीइंग प्राउड बोस्टिंग ऑफ वाली बात नहीं है, ऑनेस्टी वाली बात है, एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट, दैट्स इट। नहीं तो इन लोगों से मिलवा दूंगा। एंड देन आई विल से, और बात यहाँ नहीं खत्म होती ना, सिक्योरिटी लॉ पढ़ने के बाद, इफ यू आर वर्किंग इन अ लिस्टेड कंपनी, लाइक माय स्टूडेंट्स आर वर्किंग एज कंपनी सेक्रेटरी, रश्मि खंडेलवाल हेड कंपनी सेक्रेटरी कम कंप्लायंस ऑफिसर इन क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इंडिया की टॉप, वेल टॉप 100 टॉप 200 कंपनीज में आती है ये कंपनी। तो उस केस में वेल आई से, मतलब लिस्टेड कंपनी और बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है, 35,000 करोड़ की कंपनी है, और वहाँ पर अगर मेरी स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी कम वेल कंप्लायंस ऑफिसर है, सेबी के नोटिस आते हैं बाबूजी, और आंसर देना होता है बाबूजी।
ऐसे नहीं होता जब तक आपने फुल डेप्थ में एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन सब कुछ ना पढ़ा हो। और मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया ये एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस डेप्थ में पढ़ाने का, तभी बच्चे यहाँ तक पहुँच के यूज़ कर रहे हैं। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ फीलर ऑफ दैट आज के सेशन के एंड में। समझ में आ रही बात? तो टिके रहो बढ़िया से यहाँ। और ये स्माइली तुम्हारे बढ़ गए हैं, कम कर दो थोड़े से। सो वेल आई विल से आनंद अमृतराज एंड डायरेक्टर इन द मर्क फार्मा। देन फोकस करो इसके ऊपर। मुकेश कुमार, हेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ पीवीआर सिनेमाज। सेबी से नोटिस यहाँ पर भी आते हैं, जवाब देने पड़ते हैं। Then I'll say Nishant Nayan, Company Secretary in Philips India Limited, Vijay Kumar in Bharat Petroleum Corporation Limited, Ramanjeet Kaur, Manager Legal in Maruti Udyog Limited, Gunjan Singh in National Highway Authority of India, and Anuj Vaid working in Diwan Distilleries. तो भाई और एक चीज़ बताऊं, अनलिस्टेड कंपनीज भी कुछ ऐसी हैं जहां सेबी की पकड़ है। बिल्कुल, वो जब हम LODR रेगुलेशन पढ़ते हैं ना, तब बताऊंगा कि सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर सेबी की पकड़ नहीं है, ऐसी अनलिस्टेड कंपनीज भी हैं जिनके ऊपर सेबी की पकड़ है। तो वो LODR रेगुलेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएंगी बातें ऐसी भी। क्योंकि नॉर्मली फर्स्ट परसेप्शन क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो सिर्फ लिस्टेड कंपनीज को कंट्रोल करता होगा, या प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनीज को कंट्रोल करता होगा, जो लिस्ट होने वाली है, जिनका IPO प्रोसेस चल रहा है। ऐसी कंपनीज जिनका ना IPO आया, ना IPO आने वाला है, और लिस्ट होने का कोई इरादा भी नहीं है, अनलिस्टेड कंपनी ही है और अनलिस्टेड रहने का ही इरादा है। कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनको सेबी के नोटिस आते हैं। सर ऐसा कैसे? अब ये तो जिसने कंपनी लॉ पढ़ा है ना वही बता सकता है, प्लस LODR पढ़ा है, और दोनों का कनेक्ट आया है। तो ऐसा टीचर जो सिर्फ सिक्योरिटी लॉ पढ़ रहा है ना, आधी, या सिक्योरिटी लॉ पढ़ा रहा है, आधी अधूरी नॉलेज देगा। जिसने कंपनी लॉ भी पढ़ा है और सिक्योरिटी लॉ भी पढ़ा है, और जो टीचर दोनों पढ़ा रहा है ना, कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ, फिर दोनों को कंबाइन करके नॉलेज निकाल कर देगा। अभी बताऊंगा, लास्ट तक पूरा देखो ये सेशन और टिके रहो इस सेशन के अंदर, और सारे फ्रेंड्स तुम्हारी फ्यूचर के लिए बड़ा फायदेमंद है। सो इस तरीके के फ्लो चार्ट मैं बुक्स में देने वाला हूँ। अब मेरी बुक्स में आपको जब इस तरीके के फ्लो चार्ट मिलेंगे बने बनाए, व्हेन यू विल बी गेटिंग द फ्लो चार्ट्स लाइक दिस, और बुक में ये वाटर मार्क नहीं रहेगा, ये तो स्क्रीन पे यहाँ पर वाटर मार्क है, लेकिन बुक के अंदर ऐसा वाटर मार्क नहीं रहेगा। उस फ्लो चार्ट का डिस्कशन मैं करूँगा। आपको इतना बड़ा फ्लो चार्ट अगर मैं बनवाने लगूँ, मतलब आप समझ रहे हो टाइम वेस्टेज कितना होगा। अगर आपको 1 फुल पेज फ्लो चार्ट ऐसे बने बनाए मिल जाएं, और एक नहीं 100-200 फ्लो चार्ट अगर आपकी बुक में ही ऑलरेडी बने बनाए मिल जाएं आपको, CMSL में, SLCM ओल्ड सिलेबस में भी था, CMSL न्यू सिलेबस में भी है। सिलेबस तो 90% सेम है, 1-2 चैप्टर नए ऐड हुए हैं बस, दैट्स इट। अदरवाइज वो सिलेबस भी दिखाऊंगा अभी कि नया क्या है, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो अगर ऐसे 100-200 फ्लो चार्ट बने बनाए ही बुक के अंदर प्रिंटेड मिल जाएं, मतलब ज़िंदगी जो है ना वो सवर जाती है। और उसके बाद इन्हीं फ्लो चार्ट्स में से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाले फ्लो चार्ट्स अगर बढ़िया बढ़िया कर लोगे यार, तो मतलब ज़िंदगी में फ़ायदा ही है। सो एक नहीं, मैं ये तो कुछ थोड़ी बहुत झलकियाँ दिखा रहा हूँ आपको, और उसके अलावा ऐसा भी बहुत कुछ लिखवाऊंगा। एग्जाम्पल्स ऑन स्क्रीन विल बी देयर, और आपको लिखना भी रहेगा। एग्जाम्पल्स जो मैं स्क्रीन पे ऐड ऑन दूंगा वो लिखना भी रहेगा। तो मेरी बुक में मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ, मेरी बुक में आपको मैं फ्लो चार्ट्स देने वाला हूँ। नंबर 1, सेबी ICSI का मॉड्यूल, ICSI का 550 पेज का मॉड्यूल, वो मिल जाएगा बुक के अंदर। आपको बेरेक्ट की लैंग्वेज मिलेगी बुक के अंदर, जो सेबी की वेबसाइट पे है। आपको वो बेरेक्ट की लैंग्वेज मिलेगी फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ सेबी, सीधा वहीं से कॉपी और पेस्ट आपकी बुक के अंदर। क्योंकि 35-40 साल तो आपको बेरेक्ट ही काम आना है। जब आपका मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, सेबी का नोटिस आया, रिप्लाई करो, तो आप बुक लेकर थोड़े ना बैठोगे। उस वक्त तो हो सकता है अमेंडमेंट्स भी हो चुकी होंगी, मुझसे पढ़ने के बाद अमेंडमेंट्स हो चुकी होंगी, लेकिन बेरेक्ट पढ़ना आता होगा तो उसकी अमेंडमेंट्स भी अपने आप से पढ़ पाओगे। अगर बेरेक्ट पढ़ना ही नहीं आता, किसी टीचर के शॉर्टकट हैंड रिटन नोट्स पढ़ रहे हो, या फिर प्रिंटेड शॉर्टकट बुक्स लेकर पढ़ रहे हो, तो मैं कहूँगा फ्यूचर तबाह है। सेबी के नोटिस का जवाब नहीं दे पाओगे, और फिर कंपनी को लगेगा अगर फाइन 50 लाख का फाइन, 1 करोड़ का फाइन, 5 करोड़ का फाइन, जबकि आप कंपनी सेक्रेटरी हो। आपके CS बनने का फायदा क्या है? आप क्या बोलोगे, हम रट्टू तोते थे, हमने वो हैंड रिटन जो मटेरियल था वही पढ़ लिया और वही उसी से काम हो गया हमारा, और मैनेजिंग डायरेक्टर को 10 साल की जेल हो रही है या 25 करोड़ का फाइन हो रहा है। दिखाऊंगा आगे आएगा सिक्योरिटी लॉ में 10 साल की जेल, 25 करोड़ का फाइन, या 25 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकता है, 200, 300, 400 करोड़ का फाइन भी हो सकता है। अगर आपने बेरेक्ट ढंग से नहीं पढ़ा ना, और लीगल प्रोविजंस को ऐसे बाइफरकेट करके, ऐसे बाल की खाल, ये फ्लो चार्ट्स क्या है, बाल की खाल, खाल की भी खाल, जैसे मैं कंपनी लॉ में बोलता हूँ, सेम टू सेम यहाँ पर, और बने बनाए बुक में मिल जाएंगे ना सारे के सारे फ्लो चार्ट्स। यू विल एंजॉय दैट। वो बाल की खाल और खाल की भी खाल तो आपके ब्लड में जाना ही है। वो CBC कंपनी लॉ ब्लड सेल्स और SBC सिक्योरिटी लॉ ब्लड सेल्स, वो ब्लड में उतर के जाना है। तो हम इसी तरीके से कंपनी लॉ पढ़ते थे,
सेम इंटेंसिटी, सेम पैशन, सेम पागलपन, सेम मैडनेस के साथ हम सिक्योरिटी लॉ भी पढ़ते हैं। तो वही पैशन जो मेरे अंदर, मैं चाहूँगा आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए। और मेरा तो बस नहीं चलता यहाँ से ना ऐसे थोड़ा सा काट लूँ और यहाँ से 1 लीटर या 1 बॉटल खून आप कर दे दूँ, तो जितना भी मेरे अंदर है वो ट्रांसफ़र हो जाए। या यहाँ पर कोई ऐसी वायर लग जाए और आपके पास भी कोई यूएसबी पोर्ट हो मेरे और आपके पास, या कोई ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हो कि इधर से डेटा निकला और यहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होकर आपके पास सारी नॉलेज एक ही दिन में ट्रांसफ़र। 4 महीने पढ़ाई क्यों करनी है, 3 महीने पढ़ाई क्यों करनी है, सारा नॉलेज ट्रांसफ़र ले लो। अनफॉर्चुनेटली ऐसी टेक्नोलॉजी अभी है नहीं, तो क्या करें। बट और क्या बताने वाला हूँ, जो मेरे दिमाग के अथाह समुंदर में बहुत कुछ है वो देने वाला हूँ, जो कोई टीचर नहीं देता ऑल ओवर इंडिया। अब मेरे पास तो ऐसी न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं यहाँ पर बहुत सारी। ग्रासिम कंपनी ने नंबर 3 सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया डिड द टेक ओवर ऑफ नंबर 1 सीमेंट कंपनी। मतलब हम प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं चीज़ें साथ में, जो रेगुलेशन में पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं साथ में। नंबर 3 सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया डिड द टेक ओवर ऑफ नंबर 1 सीमेंट कंपनी ऑफ इंडिया एंड उसको अपनी सब्सिडरी कंपनी बना लिया, उसको अपने साथ मर्ज कर लिया। रिवर्स टेक ओवर हो रहा है। हाँ, एक छोटी कंपनी ने एक बड़ी कंपनी का टेक ओवर कर लिया, समझ रहे हो बात। हमेशा क्या सुनते हैं, बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई। यहाँ छोटा उल्टा हो गया कि छोटी मछली बड़ी मछली को खा गई। नंबर 3 कंपनी ग्रासिम ने कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने लार्सन एंड टूब्रो सीमेंट एलएनटी सीमेंट का टेक ओवर कर लिया और उसके लिए 2200 करोड़ रुपए का पेमेंट किया। एंड और ज़्यादा जानना है इसके बारे में तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, पूछ लेना, बता दूंगा। इसकी सेपरेट वीडियो है केस स्टडी की, कि भाई जो किताबों में पढ़ रहे हैं ना वो उसको आप स्टेप बाय स्टेप, तारीख बाय तारीख, डेट बाय डेट, डेट वाइज पूरा समझेंगे केस स्टडी को, किस तारीख पे क्या हुआ। और 1 साल तक ये पूरा लड़ाई चली, तो उस 1 साल जो लड़ाई चली किस तारीख पे क्या हुआ था, किस तारीख पे क्या हुआ था और शुरू कहाँ से हुई ख़त्म कहाँ हुई, वो पूरी कहानी समझेंगे। तो ऐसी माल्या बायस शॉ वेलेस, जब विजय माल्या के अच्छे दिन थे, ये 2005 की बातें हो रही हैं, माल्या बायस शॉ वेलेस, और मार्च 2005 की बात हो रही है। 847 करोड़ पे किया और इंडिया की नंबर 1 लिकर कंपनी, उन्होंने इंडिया की नंबर 2 लिकर कंपनी का टेक ओवर किया। इंडिया की नंबर 1 लिकर कंपनी मैकडॉवेल, और टेक ओवर किसका किया, बैक पाइपर। नाम सुने हुए सर, आप टेंशन मत लो। और बाकी तो फिर इनके और ब्रांड भी है, स्मर्नॉफ है और जो भी है, रॉयल चैलेंज पता है सर, रॉयल चैलेंज बेंगलोर भी पता है, सोवेल आयल से, और किंगफिशर सब मालूम है सर। सोवेल आयल से तो स्टेप बाय स्टेप, डेट बाय डेट, डेट बाय डेट, शुरू कैसे हुई कहानी, बड़ी कैसे। और यहाँ तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बॉलीवुड स्टोरी है ये। 2 दोस्त जो बाद में 2 जानी दुश्मन बन गए। ओहो, ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। तो ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कई जगह देखने के लिए मिलेगा आपको कि 2 गहरे दोस्त 2 जानी दुश्मन बन गए हैं और अब एक दूसरे का कत्ल करने के लिए तैयार हैं। मतलब नॉट रियली द मर्डर। फाइनली वो किशोर छाबड़िया शॉ वेलेस के जो ओनर थे, वेल ही डाइड इन अ हॉस्पिटल काफ़ी लंबी बीमारी के बाद, लेकिन बाद में शॉ वेलेस कंपनी केम बैक टू विजय माल्या एंड ऑल दैट। तो स्टोरी पूरी ना फिल्मी कहानी है और कहानी में ट्विस्ट और टर्न बिल्कुल फिल्मी वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप, डेट बाय डेट। और जब पढ़ेंगे किताबों के साथ कोरिलेट करके, सेबी टेक ओवर कोड में जो रेगुलेशंस हैं, जो मैं आपको फ्लो चार्ट्स दिखा रहा था उसके साथ कोरिलेट करके, तो वाह 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 सर, ऐसा भी होता है। लेकिन वो तो फुल कोर्स का पार्ट है यार, दैट इज़ पार्ट ऑफ फुल कोर्स। एंड देन टाटा महिंद्रा मस्टर सपोर्ट फॉर वाडिया, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई थी। रतन टाटा, केशव महिंद्रा एंड नुस्ली वाडिया ज्वाइनिंग द हैंड्स अगेंस्ट अरुण कुमार बजोरिया ऑफ कोलकाता, बिग बिजनेसमैन ऑफ कोलकाता। मुंबई के 3 बिजनेसमैन इकट्ठे लड़ रहे हैं किसके अगेंस्ट, कोलकाता के एक बिजनेसमैन के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि बजोरिया चाहता था कि मैं वाडिया की कंपनी बॉम्बे डाइंग का टेक ओवर कर लूं और वो वाडिया नहीं चाहता था कि हमारी कंपनी का टेक ओवर हो। तो वाडिया ने हेल्प मांगी टाटा से, महिंद्रा से। बाद में सेबी का रोल क्या रहा, लड़ाई क्या लड़ी गई, डेट बाय डेट, स्टेप बाय स्टेप, कैसे कहानी शुरू हुई, कहाँ कहानी खत्म हुई। ऐसी बहुत कहानियां हैं। एक कहानी ये भी है आपके सामने, दिल्लीज डालमिया एक्चुअली अटैक्ड एंड मेड बिग मनी। और दिल्ली का जो डालमिया बिजनेसमैन था उसने बॉम्बे की जेस्को कंपनी के ऊपर अटैक किया, मोटा प्रॉफिट कमाया। टेक ओवर का अटैक किया, टेक ओवर हुआ नहीं, लेकिन उसमें कुछ बहुत ही मोटा तगड़ा प्रॉफिट कमा लिया बंदे ने। अब कितना कमा लिया वो आज नहीं बताऊंगा सर, बता दो, नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सो वेल आई विल से देन कैपिटल मार्केट। अब आ जाओ अपने सिलेबस पे वापस, सिलेबस पे वापस आ जाओ। और मैं आपकी, ये तो चलो आईसीएसआई मॉडल दिखा रहा हूँ, मैं आपकी बुक में आपको 4-5 चीज़ें क्या देने वाला हूँ। नंबर 1, आपकी बुक में मैं आपको बुक दूंगा, नोट्स दूंगा, उसके मैं अंदर क्या देने वाला हूँ। नंबर 1 आईसीएसआई का पूरा मॉड्यूल, फुल मॉड्यूल। नंबर 2 सेबी की वेबसाइट से बेरेक्ट की लैंग्वेज निकाल कर आपके मॉड्यूल में ही डाल दूंगा।
बार बार वेबसाइट रेफर करता हूँ, मैं हर क्लास में ही रेफर करता हूँ, ऑलमोस्ट एवरी क्लास आई रेफर द वेबसाइट, लेकिन मॉड्यूल में ही डाल दूंगा, ये पकड़ो सेबी की वेबसाइट से निकाला, कॉपी पेस्ट आपके मॉड्यूल में, ये लिखा है लॉ की लैंग्वेज में, और इसी में मास्टरी करनी है, एक्सपर्टीज करनी है, ताकि कल को सेबी के नोटिस आएंगे तो जवाब दे पाएंगे। नंबर 2। नंबर 3, फ्लो चार्ट्स देख लिया आपने। नंबर 4, मेरी बनाई हुई केस स्टडीज डेट बाय डेट मेरी बुक्स में लिखी हुई हैं ऑलरेडी बुक के अंदर, पढ़ते ही झूम जाओगे, मतलब अलग ही स्केल पे नॉलेज है यार, वो अलग ही स्केल की नॉलेज है। और आपको लगेगा सर इतनी मेहनत कोई नहीं करता, कोई टीचर नहीं करता इतनी मेहनत जो आपने मेहनत कर रखी, आप अपने मुंह से बोलोगे कि सर इतनी मेहनत कोई भी नहीं करता, तो कुछ स्पेशल ही है हमारी बुक के अंदर, प्लस पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स, तो मतलब इतना कुछ हो जाएगा यार, आपको लगेगा कि सर इसके बाहर तो अब क्या ही हो सकता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो पास्ट में आ चुके हैं, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस में कॉमन है, अपनी बुक में वो सब कुछ रहेगा। और बाकी 250 घंटे के वीडियो लेक्चर्स तो वो तो हैं ही हैं, मोर देन 250 आवर्स जाएगा, इतना कुछ करवाने में टाइम लगता है भाई, और मेरी रिकॉर्डिंग की स्पीड ज़्यादा है, और आपको भी साथ साथ अच्छे से देखना पड़ेगा। तो 2024 के लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स यू विल बी गेटिंग फॉर योर न्यू सिलेबस। देन आई विल से कैपिटल मार्केट वेल, और अब पेपर का सेटअप क्या है हमारा सिक्योरिटी लॉ का, तो कैपिटल मार्केट 40 नंबर, जिसमें बड़ा मज़ेदार चीज़ें हैं यार, शेयर खरीद रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं, स्टॉक मार्केट समझ रहे हैं, निफ्टी समझ रहे हैं, सेंसेक्स समझ रहे हैं, आने वाले सेशन में, अगले सेशन में समझाऊंगा बहुत कुछ, बुल बियर, रेड कैंडल, वाइट कैंडल, कैंडल का एनालिसिस क्या होता है, आरएसआई, बहुत कुछ करवा दूंगा। और उसके अलावा डेरिवेटिव्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, पैसा कैसे कमाना है वो भी आएगा बीच में। और डीमैट अकाउंट आपका खुला हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं खुला हुआ तो जल्दी खुलवा लेना, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बताने वाला हूँ कि खुलवाना कैसे है। सो वेल, कैपिटल मार्केट दैट इज 40 मार्क्स, जिसमें आप स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत कुछ बातें कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक हमारा एक और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज है, 3 स्टॉक एक्सचेंज हैं, 3 कॉमोडिटी एक्सचेंज हैं, देयर आर 3 स्टॉक एक्सचेंजेस, 3 कॉमोडिटी एक्सचेंजेस, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया, बेसिक कैपिटल मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब वही स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के थ्रू सेल परचेज करना, ऑनलाइन ट्रेडिंग करना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जिसको बोलते हैं नीट, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे जिसको बोलते हैं बोल्ट। तो बीएससी में ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बोल्ट, और वेल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे अगर ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो नीट प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का नाम है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, या बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम इज देयर। तो अब कुल मिलाकर, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब लड़ी थी याद है? तो आपका आज का होमवर्क है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब पैदा हुआ था। जापानीज टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से भी पहले, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज वाज सेकंड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एशिया। मैं तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा कब, लेकिन आप ढूंढ के देखो। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहला नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नेटिव शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन, ये नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। बाद में नाम चेंज होकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बीएससी लिमिटेड हो गया एंड ऑल दैट। तो बहुत सारी बातें बतानी है यार दिल खोल कर। वो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो 65,000 पॉइंट, 66,000 पॉइंट हैं, वो कैलकुलेट कैसे होते हैं वो सिखाऊंगा। हालांकि मॉड्यूल में नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा कि मुझे लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा लेकर जाओ यार, मॉड्यूल में नहीं है कैलकुलेशन का तरीका, लेकिन उसके बेस पे कुछ और क्वेश्चन बनते हैं। निफ्टी अगर 21,000 पॉइंट है, 22,000 पॉइंट पहुंच रहा है, तो निफ्टी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी, वो 22,000 पॉइंट की कैलकुलेशन का तरीका थोड़ा अलग है, वो क्या है वो भी समझेंगे। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो निफ्टी है, उन दोनों का कैलकुलेशन का, पॉइंट कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, और आपको ऑन स्क्रीन दिखाऊंगा। आप वो कैलकुलेशन सीखना, देखना, चाहे वो एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आपको ना फिर आपको हमेशा जिंदगी भर आपके दिल को, दिमाग को एक तसल्ली हो जाएगी कि ये जो ग्राफ ऊपर नीचे आ रहा है जा रहा है, ये हमको पता है, ये हमको पता है कि ये ग्राफ क्या है, और इसमें जो पॉइंट्स की कैलकुलेशन है वो कैसे है। 61,000 पॉइंट से बढ़कर 62,000 पॉइंट हो गया, 65,000 पॉइंट हो गया, तो पॉइंट जो इंक्रीज हो रहे हैं हमें एग्जैक्टली मालूम है कि ये पॉइंट कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो वो ना एक बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हमें मालूम है कि ये क्या चीज़ है। नहीं पता तो फिर लोग परेशान होते हैं। अच्छा, अगर आपको आज ही जानना है तो मेरा यूट्यूब के ऊपर वीडियो डला हुआ है, वो ढूंढो, देखो, आपको मज़ा आएगा। वो थोड़ा सा पुराना एग्जाम्पल होगा, उसके अंदर थोड़ा पुराना वीडियो है,
अब मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका तो सेम है ना, एग्जांपल चेंज हो जाएगा। जब मैंने पहले पढ़ाया था तो उस वक्त पॉइंट्स कुछ और थे, आज पॉइंट्स कुछ और पहुंचे हुए हैं बीएससी और एनएससी में, या कहना चाहिए सेंसेक्स में और निफ्टी में। लेकिन मेरा पुराना वाला भी आप 1 घंटे का वीडियो देखो, आप कहोगे सर वाह 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 वाह, ऐसा तो कोई ज़िंदगी में किसी ने बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं। ये गारंटी है मेरी। आप वो वीडियो देखो यूट्यूब के ऊपर, हाउ टू कैलकुलेट निफ्टी और आई से सेंसेक्स, तो मज़ा आ जाएगा। एनी हाउस, देन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट, और उसके अलावा विल आई से लॉज गवर्निंग डिपॉजिटरी। ये 3 लॉज हैं, इनके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा। ध्यान से रुक कर पूरा सेशन लास्ट तक, मतलब बिल्कुल भी आपको लापरवाही नहीं करनी है आज के सेशन में, लास्ट में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। 3 लॉज हैं, SCRA एक्ट, सेबी एक्ट एंड डिपॉजिटरी एक्ट। बहुत बढ़िया से, बहुत ही तरीके से, तमीज से लास्ट में बताऊंगा। तो लास्ट एंड पार्ट ऑफ द सेशन विल बी रिगार्डिंग दीज 3 लॉज, और ऐसा कुछ बताऊंगा जो किसी ने बताया भी नहीं होगा और कोई बताएगा भी नहीं, ये भी गारंटी है मेरी। और आप जब देखोगे तो आपको लगेगा सर हे भगवान, ये भी था, ये तो किसी को आता ही नहीं, ये तो किसी को पता ही नहीं है। रिसर्च बहुत की हुई है मैंने यार, वो रिसर्च आप आज आपको झलकियां दिख जाएंगी उस रिसर्च की। देन स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज एंड स्टॉक मार्केट इंटरमीडियरीज में पोर्टफोलियो मैनेजर्स, डिवेंचर ट्रस्टी, नाम सुने हुए हैं डिवेंचर ट्रस्टी, पोर्टफोलियो मैनेजर, स्टॉक ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, RTA रजिस्ट्रार जो प्रो रेटा अलॉटमेंट देखता है, RTA रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ओवर देयर। तो इन सबको सेबी से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, फिर सेबी इन सब के लिए अलग अलग रेगुलेशन बनाता है। मर्चेंट बैंकर रेगुलेशन अलग है, पोर्टफोलियो मैनेजर रेगुलेशन अलग है, स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन अलग है, डिवेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन अलग है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर ऑफ द इशू की रेगुलेशन अलग अलग है। सारी रेगुलेशन अपने सिलेबस में नहीं है, कुछ हैं, लेकिन सेबी की तो बहुत सारी रेगुलेशन है सेबी की वेबसाइट पे। हमारे कोर्स करिकुलम के हिसाब से हम देख रहे हैं तो 40 नंबर दिख रहा है आपको सामने क्या है। और एक चीज़ सामने दिख रहा है तो इसलिए बता रहा हूँ, IFSCA गिफ्ट सिटी गुजरात में, गिफ्ट सिटी गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, और यहाँ पर भी एक स्टॉक एक्सचेंज बनाया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 100% होली ओन सब्सिडरी एक नया स्टॉक एक्सचेंज बनाया। सेबी उसको कंट्रोल नहीं करता, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सेबी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज को या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE को कंट्रोल करता है, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। 3 कॉमोडिटी एक्सचेंज हैं जहां पर गोल्ड सिल्वर की ट्रेडिंग होती है, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा वेबसाइट के ऊपर सब कुछ। अभी तो मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, सिक्योरिटी लॉ तो मैंने शुरू नहीं किया अभी, तो सिर्फ हल्का हल्का आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ सिलेबस का। तो गिफ्ट सिटी में है और वहाँ सेबी कंट्रोल नहीं करता स्टॉक एक्सचेंज। गिफ्ट सिटी में जो ये IFSC सेंटर बना हुआ है, वो जो स्टॉक एक्सचेंज वहां पर है, स्टॉक एक्सचेंज इज कंट्रोल्ड बाय IFSC अथॉरिटी। ये अथॉरिटी का नाम लिखा है ना, ये अथॉरिटी उस स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करती है, सेबी का उस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो जो गिफ्ट सिटी है गुजरात में वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, SEZ है। अब ये सारी बातें ना सबको नहीं पता होती। मोदी जी का सपना था, मोदी जी ने ये इस्टेब्लिश किया, हालांकि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी कि मुंबई में हो, नवी मुंबई में हो, लेकिन मोदी जी चाहते थे कि गुजरात में हो, और प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं गुजरात में हो, तो फिर गुजरात में ही होगा ना। सो गिफ्ट सिटी इन गुजरात अलग से वेबसाइट ही है, और फिर IFSC, और यहाँ पर फॉरेन कंपनीज की IFSC सिक्योरिटीज लिस्ट होती हैं, ट्रेड होती हैं। अब इसका क्या मतलब है सर जी? एप्पल, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, फेसबुक, देन मेटा, फेसबुक का नया वर्जन मेटा, एंड अमेजॉन, इन सब की IFSC सिक्योरिटीज़ जो उन्होंने शेयर्स इशू किए उसको बेस बनाकर IFSC सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट करके यहाँ पर इंडिया में लिस्ट करवाया, इस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पर। और यहाँ इंडिया में ट्रेड होता है, आप खरीद सकते हो, मैं भी खरीद सकता हूँ, वी कैन बाय दैट। उनका पोर्टल बना हुआ है, जाओ वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नहीं तो अपना चैप्टर आएगा मैं बताऊँगा, तो मतलब पहुँचेंगे वहाँ तक भी। तो ये भी एक कहानी है। तो एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जो हिंदुस्तान की ज़मीन पे होते हुए भी हम कहते हैं इंडिया में नहीं है, क्योंकि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, और उसको सेबी कंट्रोल नहीं करता। कौन कंट्रोल करता है? ये अथॉरिटी, इंटरनेशनल सर्विस फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, IFSC अथॉरिटी कंट्रोल करती है, सेबी का इंटरफेरेंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऊपर से RBI बहुत कुछ देख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बैठा बहुत कुछ देख रहा है, ये चीज़, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी बैठा बहुत कुछ देख रहा है ऊपर से। तो विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स। अब आ जाओ 60 मार्क्स सिक्योरिटी लॉ वाले इस पार्ट में। जब हम बात करें लॉस की, ऊपर बात हो रही थी कैपिटल मार्केट, हालांकि कैपिटल मार्केट में सब कुछ कैपिटल मार्केट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेडिंग 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 और स्टॉक मार्केट सिखा रहे हैं। और अपना कोर्स ट्रेडिंग का कोर्स नहीं है यार, ICSI वाले करवाते हैं, ICICI
सिक्योरिटीज़ वाले करवाते हैं ट्रेडिंग वाला कोर्स, उनका कर सकते हो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वालों का भी होता है, ट्रेडिंग पूरी ट्रेडिंग सिखाते हैं, उनका कोर्स भी कर सकते हो। सैटरडे संडे वाला कोर्स होता है और आपको बढ़िया सा सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, वो भी कर सकते हो। ज़िंदगी में काम ही आएगा वो, जब पैसा तुम जॉब में पैसा कमाओगे, सैलरी लोगे, तो उस पैसे को इन्वेस्ट करना सीखोगे। तो ट्रेडिंग अगर तुम चाहते हो कि भाई ट्रेडिंग पूरी फुल फ्लेजेड सीखनी है, तो अपने कोर्स में है, थोड़ा बहुत है, लेकिन अगर फुल फ्लेजेड तरीके से सीखना है तो ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड का कोर्स है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोर्स है, वो भी एड ऑन आप कर सकते हो। कई बार बच्चे पूछते हैं सर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के ना बहुत ग्रुप्स दे दिए सर, अब खाली बैठे हैं क्या करें? तो करो ना यार, वो कोर्स कर लो, ICICI सिक्योरिटीज का 2 महीने का कोर्स है, कर लो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 2-3 महीने का कोर्स है, वो कर लो। तो सीख लो ट्रेडिंग, क्योंकि ज़िंदगी में मैं कहूँगा जब भी पैसा कमाओगे तो उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके एड ऑन इनकम तो क्रिएट करो यार। एक होता है अपनी मेहनत से आपने पैसा कमाया, सैलरी मिल रही है पर मंथ, वो तो आपकी मेहनत का पैसा दिन रात, और दूसरा है कि आपने पैसे से पैसा कमाया और आपका पैसा आपको और पैसा कमा कर दे रहा है। अब 2 तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो जो पैसा कमाते हैं और उसके बाद उड़ा देते हैं, खर्च कर दो, कार ले लो, फ्लैट ले लो, और मतलब अच्छे कपड़े ले लो, गोवा जाओ घूमने के लिए, या सिंगापुर जाओ, या जो भी है अमेरिका जाओ, घूम कर आओ और पैसा उड़ा दो, खत्म कर दो। दूसरे वो लोग कहते हैं यार गोवा नहीं जाऊंगा, अमेरिका नहीं जाऊंगा, घूमने फिरने नहीं जाऊंगा, इस पैसे को बचाकर स्टॉक मार्केट में लगाकर इसको 10 गुना 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, और फिर मैं उस पैसे से जब पैसा कमाऊंगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा ना, उस प्रॉफिट से घूमूंगा फिरूंगा, उससे ऐश करूंगा। जो पैसा मैंने कमाया अपनी मेहनत से, उससे ऐश नहीं करूंगा, उस पैसे ने जो पैसा कमाया है उतनी ऐश करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पैसे से मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊं, और मैं तो कितनी मेहनत करके कितना कमा लूंगा यार, लेकिन जब पैसा मल्टीप्लाई होता जाएगा ना 10 टाइम्स 20 टाइम्स, बजाज फिनेंस का शेयर देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो वेल आई से बजाज फिनसर्व का शेयर देखो, ऐसे डाल देना गूगल के ऊपर बजाज, मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व। आज सिक्योरिटी लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, आज सिर्फ फीलर ले रहे हैं पूरे सिलेबस का, तो ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। अब सुनो जरा ध्यान से जो मैं बताने जा रहा था। यहाँ जो अब रेगुलेशंस आप पढ़ रहे हो, इशू ऑफ सिक्योरिटीज, ICDR रेगुलेशंस, नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट्स उसके लिए रेगुलेशन है, LODR रेगुलेशन, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, टेक ओवर्स, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट ट्रेड प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, ये जो रेगुलेशंस आपको दिख रही है, और नीचे ये बायबैक एंड डीलिस्टिंग, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हैं। वैसे 7 चैप्टर्स हैं और 8 रेगुलेशंस हैं, क्योंकि बायबैक की अलग है और डीलिस्टिंग की अलग है। टोटल 8 रेगुलेशंस हैं यहाँ पर, और ICDR है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, LODR है, टेक ओवर कोड है, इनसाइडर ट्रेडिंग है, फ्रॉड है, डीलिस्टिंग है, और साथ में वो बायबैक भी है। ये 7 चैप्टर आपके लिए 7 चंद्रयान हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 7 चैप्टर आपके लिए 7 चंद्रयान हैं, और आपको चांद पे बिठाने के लिए हैं, आपको वो ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हैं। CA के कोर्स में नहीं है, CMA के कोर्स में नहीं है, आपकी मोनोपोली है इन चैप्टर्स के ऊपर। और अगर वहाँ थोड़ा बहुत टच हो रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा ही टच हो रहे हैं। जितना डिटेल में हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ भर भर के, इतनी नॉलेज किसी और कोर्स में है नहीं यार। तो ये समझो कि आपकी यहाँ पर सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, कि आपके पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी मोनोपोली है। और जब आपके पास ये रेगुलेशंस आ जाएंगी ना, और ये तगड़ी वाली रेगुलेशंस है, जब आपके पास ये आ जाएंगी, तो आप किसी भी व्यक्ति के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं कि मुझे वो आता है जो एक CA को नहीं आता, जो एक CMA को नहीं आता, मुझे आता है। और मेरा इन रेगुलेशंस के ऊपर जो मतलब आपका अभी से पकड़, अगर बेरेक्ट से पढ़ोगे, ये 7 रेगुलेशंस किससे पढ़नी है? बेरेक्ट से, मतलब सेबी की वेबसाइट से डाउनलोड करो, वहीं से पढ़ने का, और उसी सेबी की लैंग्वेज ही पढ़नी है अपने को। साथ में ICSI मॉड्यूल कवर हो रहा है, साथ साथ वो एड ऑन चीज़ें जो उसमें ICSI मॉड्यूल में वो भी कवर हो रही हैं, केस स्टडीज़ हैं, वो सब कवर हो रहा है साथ साथ। मेरे फ्लो चार्ट्स भी हैं, एग्जाम्पल्स भी हैं, और मेरी जो मैंने आपको केस स्टडीज़ दिखाई वो भी है। सो वेल आई से, तो ये सब कुछ जब आपके पास आ रहा है, तो आपकी मोनोपोली क्रिएट हो रही है यहाँ पर, और आप खुश हो सकते हो इस चीज़ को लेकर। यू कैन बी रियली वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि मुझे वो आता है जो किसी को नहीं आता। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जो मैंने पीछे आपको अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाई, उन्होंने ये सब कुछ बेरेक्ट से पढ़ा है, इसको यूज़ कर रहे हैं, दे आर प्रेटी हैप्पी इन लाइफ। और वो स्टूडेंट्स मुझे क्या बोलते हैं, सर कंपनी लॉ की ज़रूरत हमारी ज़िंदगी में बहुत कम पड़ती है सर, बहुत कम, थोड़ी बहुत पड़ती है, और जो थोड़ी बहुत पड़ती है वो फिर हम किसी फ्रेंड से या अपनी ही कंपनी में किसी और से हेल्प ले लेते हैं कंपनी लॉ को लेकर। हमारी तो सर स्पेशलिटी इसमें है, आपने जो स्पेशलाइजेशन करवाया हमने इसी को पकड़ लिया। और अपना मतलब जो मेरे स्टूडेंट्स 15-15 20-20 साल से जॉब कर रहे हैं, या आपने देखा ही वो लिस्ट देखी, वो कह रहे हैं सर हमारी तो ज़िंदगी में चल ही यही रहा है
यही चल रहा है, कंपनी लॉ का रोल कम हो गया है। जो मैंने आपको 4 स्पेशल नेम दिखाए थे, दैट शारिक मलिक, रुचिका शर्मा, द स्पेशल नेम्स विच आई वाज शोइंग, एंड रिदम कपूर, देन आशु मंगला। सर कंपनी लॉ से टच बहुत कम हो गया है थोड़ा बहुत कम। मेनली पूरा प्रोफेशनल करियर 15-20 साल इसी के ऊपर चला जा रहा है, चला जा रहा है। काम इतना ज़्यादा काम है सर, आप पूछो मत। तो ये एक चीज़ हमारे पास बहुत ही बढ़िया है यार, जो और किसी के पास नहीं है। एंड एज आई एम सेइंग, यू कैन बी रियली प्राउड अगर आपने बेरेक्ट से पढ़ा है, अगर आपने वो टीचर्स के रिटन नोट्स कर लिए, अगर आपने टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स ले लिए या बुक्स ले लिए और उसी से रट्टा मार रहे हो, नहीं चलेगा यार। फिर तो आप, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो अगर आप सिलेक्टिव पढ़ रहे हो। सिलेक्टिव पढ़ रहे हो और सिलेक्टिव पढ़ पढ़ के क्या कर रहे हो, एक 550 पेज का मॉड्यूल भी ढंग से नहीं पढ़ रहे हो, ऊपर से बेरेक्ट भी नहीं पढ़ रहे हो, केस स्टडीज़ भी नहीं पढ़ रहे हो ढंग से। तो अगर सिलेक्टिव पढ़ रहे हो तो फिर आप वो ग्रेजुएशन वाला काम कर रहे हो, बीकॉम वाला काम, नॉट लाइक अ प्रोफेशनल। और गलती से पास हो गए, डिग्री मिल गई, सेबी का नोटिस आएगा, आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी। और जैसे ही आपकी सच्चाई सामने आएगी कि कंपनी सेक्रेटरी किसी काम का नहीं है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, चेयरमैन ऑफ द कंपनी आपको ऐसे घूर घूर के देखेगा कि आप या तो खुद ही रिजाइन कर दोगे शर्म के मारे, या तो आपको लात मार के निकाल देंगे। तो फिर क्या फ़ायदा ना। आप उस वक्त ये थोड़े ना कहोगे ये मेरे टीचर के हैंड रिटन नोट्स हैं या शॉर्टकट बुक है मेरी टीचर की। उस वक्त तो आपको सेबी की वेबसाइट खोल के लेटेस्ट रेगुलेशन निकाल के आंसर देना है। अगर वो पढ़नी आती होगी और वो स्किल अभी बन जाएगा, वो स्किल सॉलिड लीगल इंटरप्रिटेशंस ऑफ सेबी रेगुलेशंस ऑफ एंड सेबी एक्ट, SCRA, डिपॉजिटरी एक्ट अभी बन जाएगा, सारी ज़िंदगी 35-40 साल काम आएगा। और मेरे पास तो प्रूफ है यार, मैं मतलब बिना प्रूफ के बात ही नहीं कर रहा। वो मैंने आपको नाम दिखा दिए, बाकी तो मैंने देखा बहुत सारे टीचर बहुत फट्टे बहुत फेंक रहे हैं यार। वो फट्टे वट्टे का काम नहीं है अपना बिल्कुल भी। और सिक्योरिटी लॉ में एक चीज़ बताऊं, जब आप ट्रेनिंग भी करो तो कोशिश करो मर्चेंट बैंकर में चले जाओ ट्रेनिंग करने के लिए। मर्चेंट बैंकिंग में 21 महीने 24 महीने की ट्रेनिंग, तो आपका करियर इन 7-8 रेगुलेशंस के बेस पे बहुत लंबा जाने वाला है, आपका फ्यूचर बहुत लंबा जाने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ। लिख कर पकड़ कर लो, जैसी पकड़ मेरी है वैसी पकड़ बना लो, सेम टू सेम ले जाओ मेरी सारी नॉलेज। और जो मैं डायरेक्ट पढ़ता हूँ और जो मैं पढ़ाता हूँ, जो एनालिसिस करवाता हूँ, वो सारा ले जाओ, तो शायद ज़िंदगी में कंपनी लॉ की ज़रूरत कम पड़ेगी और इसमें मज़ा ज़्यादा आएगा। यहाँ पर पेनल्टीज़ और जेल बड़े बड़े हैं ना, 10-10 साल की जेल, 25 करोड़ की पेनल्टी, उस टाइप का ना, बड़े बड़ी चीज़ें हैं। तो इसलिए कॉरपोरेट सेक्टर डरता ज़्यादा है यार, और इसलिए कंपनी सेक्रेटरी की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर डरता ज़्यादा है। जहाँ कंपनी लॉ में जहाँ पेनल्टीज़ कम है या जेल सिर्फ एक सेक्शन 447 में ही 10 साल की जेल है या उससे जो कनेक्टेड सेक्शंस हैं, यहाँ तो फिर मतलब कहानियाँ ही अलग चल रही हैं। सो स्केल अलग चल रहा है। और यहाँ अथॉरिटी भी सेबी है ना, सेबी इज़ हाइपर एक्टिव। सो और जहाँ ये सब कुछ खत्म होगा ना इन रेगुलेशंस के नीचे, फिर म्यूचुअल फंड की रेगुलेशंस भी हैं और CIS की रेगुलेशन भी है। अनफॉर्चुनेटली वो CIS प्रैक्टिकली इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, चैप्टर है पढ़ना है, एग्जिस्ट नहीं करता, और म्यूचुअल फंड की रेगुलेशन भी साथ में है। अब नया क्या आया है जो पहले नहीं था, वो ये नया आया। अगर मैं पार्ट 1 जो 40 नंबर आप देख रहे थे उसकी तरफ वापस जाऊँ, तो ये अलग से रेगुलेशन ये नहीं ले आए हैं, पहले नहीं होती थी। दिस इज़ द ओनली थिंग विच आई कैन सी न्यू। और ये एक फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को लेकर भी कुछ नई रेगुलेशन लेकर आए हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। मतलब पहले एक चैप्टर का पार्ट होता था, इट वाज पार्ट ऑफ द चैप्टर अर्लियर ऑल्सो, एंड दिस वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द चैप्टर, सम चैप्टर अर्लियर ऑल्सो, थोड़ा थोड़ा रेफरेंस में पहले भी होता था ओल्ड सिलेबस में, अभी नए चैप्टर बना दिए हैं। और कुछ चीज़ें हट भी गई हैं, मैं अभी उनमें नहीं जा रहा हूँ कि हट क्या गया है, लेकिन ये दो आपको चैप्टर वाइज नए दिख रहे हैं, होते पहले भी थे ओल्ड सिलेबस में, लेकिन किसी चैप्टर के अंदर छुपे होते थे, हिडन होते थे, बस यही है। तो ये हो गया आपका वेल आई से सिक्योरिटी लॉ को लेकर। फिर बढ़ते हैं आगे, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। इकोनॉमिक कॉमर्शियल लॉज, ECIPL एज वी से द न्यू पेपर, ECIPL एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो अब इसमें ये फैमा वाला जो पार्ट है ये आपको ट्रेनिंग में बड़ा काम आना है। 60 नंबर में जो आपको फैमा वाला पार्ट दिख रहा है, फैमा है, FDI है, ODI है, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये सब कुछ आएगा ट्रेनिंग में काम। मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, हर तरीके का क्लाइंट पहुंचता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के पास। और आपकी कंपनी भी अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रही है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में तो ये सारा काम आना ही चाहिए ना, ऑब्वियसली, अगर किसी कंपनी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चल रहा है तो। सो वेल, और यू आर डीलिंग विद द फॉरेक्स प्लस ब्लैक मनी तो कहीं पर भी जनरेट हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग, चाहे कंपनी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो ना हो, ब्लैक मनी इज गेटिंग कन्वर्टेड इन द वाइट मनी, यू नो, और पकड़ में आ जाए तो 7 साल की जेल है। जो मेन क्राइम किया है जिससे ब्लैक मनी कमाई है उसकी जेल अलग है,
प्लस जो आप कन्वर्ट कर रहे हो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में, तो उसके लिए जेल अलग से है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर भगोड़े, विजय माल्या, देन आई से मेहुल चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी, सो आई से उनके लिए स्पेशली ये लॉ बना दिया गया है। बेनामी ट्रांजेक्शन, आप अपने नाम से नहीं, किसी फिक्टिशियस नेम से आप कोई हाउस प्रॉपर्टी बंगलो खरीद रहे हैं, आपकी मंथली इनकम है 50,000 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन आप बंगलो खरीद रहे हो 50 करोड़ का, तो वो पैसा कुछ ब्लैक मनी कहाँ से आया, किसके नाम से, अपने नाम से खरीद नहीं सकते, तो किसी और के नाम से खरीद रहे हो, तो बेनामी ट्रांजेक्शन उनको पकड़ने के लिए। कॉम्पिटिशन लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब ट्रेनिंग में काम आने वाली चीज़ें हैं। वंस यू आर इनटू द ट्रेनिंग यू विल बी यूजिंग ऑल दिस। और उसके अलावा पेटेंट ट्रेनिंग में नहीं चलेगा। वेल जब मैं बात कर रहा हूँ 40 मार्क्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, 40 नंबर का जो पार्ट है वो ठीक है, वो पढ़ना आपको पूरा ही है, एग्जाम तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, तो लेकिन जो पेटेंट वाला चैप्टर है प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी सेक्रेटरीज की तरफ नहीं आता। वो बीटेक होते हैं वो लोग, और बीटेक होते हैं उसके साथ वो साइंस की डिग्री होती है, फिर वो पेटेंट एजेंट बन जाते हैं, उसका कोई गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, पेटेंट एजेंट बन जाते हैं। उन लोगों के पास काम ज़्यादा है क्योंकि इन्वेंशंस हो रही हैं, केमिकल इन्वेंशंस हैं, हमें क्या समझ में आएंगे ना केमिकल फार्मूलाज, और जो भी नई इन्वेंशन है हमें क्या समझ में आएगा कि ये न्यू मेडिसिन जो है इन्वेंट हुई है, या कोई एग्जिस्टिंग मेडिसिन का 70% कॉपी पेस्ट हुआ है, 30% नया है, इतनी अकल तो नहीं है ना। तो वेल आई से प्रैक्टिकली इसलिए पेटेंट वाला काम चलकर कंपनी सेक्रेटरीज के पास नहीं आएगा, लेकिन ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये सारा काम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। और अगर आप वहाँ ट्रेनिंग करते हैं जहाँ ये सारा काम हो रहा है, तो आपको ट्रेनिंग में भी ये सारा काम सीखने के लिए मिलेगा। और ऐसे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हैं जिनकी जिंदगी इसी पे चल रही है भाई, वो सिक्योरिटी लॉ भी टच नहीं कर रहे, कंपनी लॉ भी टच नहीं कर रहे, और इकोनॉमिक लॉ में भी सब कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ यही कर रहे हैं, और इसी में अच्छा कमा रहे हैं, इसी में अच्छा कमा रहे हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी। ट्रेनिंग में भी यही काम किया सारा दिल लगाकर, और डिग्री मिलने के बाद भी यही काम कर रहे हैं, इसी टाइप की क्लाइंट है उनके पास, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी और डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और कुछ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज ने क्या किया है, एक 1 ईयर CS स्टूडेंट्स ही हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, वो भी कर लिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स कहाँ से किया है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पीछे भगवान दास रोड, और भगवान दास रोड के ऊपर ILI, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, वहाँ से उन्होंने जाकर 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स कर लिया है, एंड दे आर सर्टिफाइड वेल पीपल हैविंग द डिग्री और डिप्लोमा है बेसिकली, कि हम भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का डिप्लोमा होल्ड करते हैं। विजिटिंग कार्ड पे आता है यार दैट वी आर हैविंग डिप्लोमा इन द IPR, तो एक पहचान बनती है दैट वी आर स्पेशलिस्ट इन दिस। बाकी IPR की वेबसाइट देख लेना आज, अगर देखने का मन करे, आपकी मर्जी है, दैट इज देयर। और मैं पहले ओल्ड सिलेबस में SUB में पढ़ाता था, मेरा लेक्चर देखने का मन कर जाए परचांस तो वो देख लेना, मतलब पढ़ा हुआ है वो SUB EC ओल्ड सिलेबस वालों के हिसाब से, वो डिटेल कम है उसमें, लेकिन अगर आपका कुछ देखने का मन कर रहा है तो मेरा लेक्चर देखना, लेक्चर 1 2 3 पढ़े हुए मेरे 2-3 लेक्चर, मज़ेदार हैं, मज़ा आएगा देखने में आपको। देन आई से, और वो डिटेलिंग कम है उसमें काफ़ी, और यहाँ ऑब्वियसली वो माधव पावा सर पढ़ा रहे हैं तो वो डिटेल काफ़ी ज़्यादा आने वाली है, और ये तो मतलब 40 नंबर के हिसाब से, वो 5-6 नंबर के हिसाब से पढ़ाते थे हम लोग पहले, लेकिन मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स। अब सुनो ज़रा थर्ड पेपर आपका, टैक्स लॉज, बहुत ध्यान से सुनना जो बताने जा रहा हूँ, 2-3 बातें बताऊंगा आपको। टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का पेपर जो है आपका है, इसका अगर मैं देखता हूँ 60 नंबर का है डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, सैलरी आई तो इनकम टैक्स देना है, हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाई उससे रेंटल इनकम आई तो इनकम टैक्स देना है, अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका P&L अकाउंट बन रहा है, उसमें लास्ट में आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो उस पर टैक्स देना है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा आपके पास। मतलब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता अभी, बट यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, आपने बेची, हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट कोई बेची, उसको बेचकर कैपिटल गेन हुआ तो आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना है, अदर सोर्सेज हैं इनकम के, उसके ऊपर टैक्स पे करना है, कहाँ कहाँ एग्जम्पशंस मिलती हैं कि इनकम तो जनरेट हो गई लेकिन आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी इनकम आती है जिसके ऊपर इनकम टैक्स 0 होता है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही वाला पैसा कमाओ, और वही वाला पैसा कमा कमा कर वाइट मनी अपने बैंक अकाउंट में भरो, इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हर हिंदुस्तानी को ये पता ही होना चाहिए कि भाई कौन कौन से केस में हम इनकम भी कमा लें और इनकम टैक्स 0 हो, और वो लीगल प्रोविजंस में लिखा है इनकम टैक्स एक्ट में। तो बाकी तो वैसे हम बोलते हैं, एक लाइन मालूम है, इफ़ यू हैव टेकन द बर्थ ऑन द अर्थ यू हैव टू पे द टैक्स, मतलब एंड डेथ और टैक्स में एक फ़र्क है, दैट डेथ कम्स ओनली वंस बट टैक्स कम्स अगेन एंड अगेन। अच्छा 40 नंबर का आपका है GST और कस्टम, 40 नंबर का GST और कस्टम। GST तो आपने गुड्स के ऊपर जगह जगह और सर्विसेज के ऊपर देखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज देयर। हाँ,
एंड दूसरी तरफ अगर हम बात कर रहे हैं वेल कस्टम्स की, तो इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, जब गुड्स इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रही है इम्पोर्ट हो रही है इम्पोर्ट ड्यूटी, इंडिया के बाहर जा रही है एक्सपोर्ट ड्यूटी। और वैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ऐसे बहुत सारे लाइसेंस पड़ते हैं जहाँ पर जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी और जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी हो जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखे हैं वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। आप वो घूम फिर कर वही ECIPL के पेपर में ही पढ़ोगे आप। बाकी तो यहाँ पर वो आपको GST आपके टैक्स के टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन GST और कस्टम दोनों मिलाकर सिर्फ 40 नंबर का है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं CS कोर्स की बात कर रहा हूँ, CA कोर्स और CMA कोर्स, CS कोर्स के अंदर आप टैक्स का एक पेपर पढ़ रहे हो, वन कंपलसरी पेपर इन द CS एग्जीक्यूटिव। प्रोफेशनल प्रोग्राम में देर इज़ वन ऑप्शनल पेपर ऑफ द टैक्स, उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ा रहे हैं, और वो सबके काम का नहीं है इसलिए ऑप्शनल कर दिया है। ऐसे कंपनी सेक्रेटरी जो उसमें नहीं जाना चाहते, नहीं घुसना चाहते, इसलिए वो ऑप्शनल कर दिया गया है। ओल्ड सिलेबस में मैंडेटरी था, अभी ऑप्शनल कर दिया, जो लेना चाहे ले। लेकिन मालूम है मोस्टली स्टूडेंट नहीं लेंगे, इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं पढ़ना चाहते ना, उनको मालूम है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में, इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर में एक इमेज है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना वो टैक्सेशन का काम करता है, एक कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, ECIPL और लीगल कंप्लाइंसेस का सारा स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस का काम करता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के दिमाग में पिछले 100 साल से जो इमेज चली आ रही है, या पिछले 70 साल से जो इमेज चली आ रही है, कॉर्पोरेट सेक्टर में किसी भी कंपनी का चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या मानता है, क्या मानता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उससे टैक्स का काम करवा लो, अकाउंट्स का काम करवा लो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करवा लो, और एक कंपनी सेक्रेटरी है तो उससे कंपनी लॉ का काम करवा लो, सेबी कंप्लाइंसेस, सेबी रेगुलेशन के इतने सारे कंप्लाइंसेस करवाने हैं वो करवा लो, और उसके अलावा फैमा का काम करवा लो, और जो लीगल कंप्लाइंसेस हैं वो सारे करवा लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का काम करवा लो। तो कॉर्पोरेट सेक्टर में जो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है, उसको मालूम है कि हर तरीके का प्रोफेशनल अवेलेबल है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अपने कोर एरियाज हैं, कंपनी सेक्रेटरीज के अपने कोर एरियाज हैं, तो जिससे जो काम करवाना है उससे वही काम करवाएंगे, और उसको पैसे दे रहे हैं भाई, तो लो स्टैंडर्ड का काम क्यों करवाएंगे। तो CS कोर्स में देर इज ओनली वन कंपलसरी पेपर इन द CS एग्जीक्यूटिव रिगार्डिंग टैक्स। प्रोफेशनल में ऑप्शनल है, और वो वैसे भी इनकम टैक्स GST की बात नहीं हो रही, वो तो इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात हो रही है। ट्रेनिंग जो आप करोगे, ट्रेनिंग में आपको ये काम ही नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट दिस वर्क। ट्रेनिंग जब आप करने के लिए जाओगे तो ऑफिस में ट्रेनिंग में आपको काम क्या मिलेगा, कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, EBCL या ECIPL, ट्रेनिंग में यही काम मिलेगा। 24 महीने की ट्रेनिंग है। और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एक चीज़ बताऊं, जो आपने यहाँ पर पढ़ा भी होगा ना, दिल लगाकर, बहुत दिल लगाकर पढ़ना है, मेहनत करनी है, लेकिन भूल जाएगा 24 महीने में। 24 महीने में बहुत कुछ भूल चुका होगा, बहुत कुछ, क्योंकि 24 महीने में दिन रात आपको जो रगड़ा जाएगा, और सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ऑफिस में काम कर रहे हो, या रात को 10, 11, 12 बजे तक वो काम क्या कर रहे हो आप, CL, SLCM, EBCL, ECIPL, ये काम कर रहे हो आप ऑफिस के अंदर। तो जो आदमी दिन में 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे ये काम करेगा, तो और टैक्स का काम नहीं करेगा, तो जो यहाँ आप पढ़ रहे हो, पढ़ना है, पेपर पास करना है, लेकिन फ्यूचर में आपसे ना वो काम करवाया ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपसे करवाने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन, अच्छा इधर CA कोर्स में देखो, CA कोर्स में वन कंपलसरी पेपर इन द CA इंटर, आई थिंक एक है या दो है, मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन वो तो है ही। और प्रोफेशनल प्रोग्राम CA फाइनल में देर आर 2 कंपलसरी पेपर्स इन द CA फाइनल फॉर टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का अलग है, इनडायरेक्ट टैक्स का अलग है, और साथ में इंटरनेशनल टैक्सेशन भी है। लेवल ही कुछ और है। अगर वहाँ पर 300 नंबर का पढ़ा रहे हैं, और फिर वहाँ जो ट्रेनिंग हो रही है, आर्टिकलशिप हो रही है, उसमें सारा काम ही अकाउंट्स का है, टैक्स का है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, तो सोचो वो जब दिन रात वही काम कर रहे हैं, 14-14 घंटे, 15-15 घंटे, और हर वक्त इनकम टैक्स एक्ट का बेरेक्ट खोल के बैठे हैं ऑफिस में पूरा दिन, या GST का बेरेक्ट खोल के बैठे हैं, और उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं ऑन द पोर्टल ऑफ इनकम टैक्स, ऑन द पोर्टल ऑफ GST। तो वो जब 2 साल की ट्रेनिंग, 3 साल की ट्रेनिंग जो भी है उनकी, जब उस एरिया में करेंगे तो एक्सपर्टीज कहीं और ही जाएगी, और हमारी एक्सपर्टीज यहाँ आएगी। बात समझ में आ रही है? कंप्लीट पिक्चर। एंड देन CMA के कोर्स में भी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट के कोर्स में भी एक या दो, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, ओल्ड से न्यू में अभी शिफ्ट हुआ है जैसे, तो एक या दो कंपलसरी पेपर, पहले ओल्ड सिलेबस में तो 2 कंपलसरी पेपर होते थे उनके पास। CM में इंटर में टैक्स के 2 पेपर थे 100 नंबर के कंपलसरी, और CA के अंदर CA फाइनल में भी एक या दो पेपर, वही एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ही सर्च कर लेना। अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ इधर उधर तो वो प्लीज़ डोंट माइंड, और मुझे अपना भाई मान के माफ़ कर देना। लेकिन द पॉइंट इज, मुझे CMA कोर्स के बारे में उतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो पढ़ते हमसे ज़्यादा हैं, ये तो पक्का है, 100% श्योर शॉट। और हो सकता है कि कोई कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स करके और इतना सारा टैक्स पढ़कर वो भी जहाँ ट्रेनिंग करने के लिए पहुँचे, वो ट्रेनिंग टैक्स की फील्ड में कर ले, हो सकता है ना, क्योंकि उनका भी पढ़ाया बहुत ज़्यादा जा रहा है। अब हम लोगों को एक पेपर पढ़ाया जा रहा है, और हम अपना खुद का इनकम टैक्स मैनेज कर लें। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा इसका, जब एक पेपर आपने पढ़ लिया,
कंपनी में बोर्ड मीटिंग में आप बैठे हो, 10-12 डायरेक्टर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक एमबीए फाइनेंस, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है ना वो कंपनी की टैक्सेबिलिटी के बारे में काफ़ी कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता रहा है, चेयरमैन को, मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो एज कंपनी सेक्रेटरी आप बैठकर जब वहाँ सुन रहे हो तो आपको समझ में सारा आ रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लेटेस्ट प्रोविजंस के बेस पे क्या बता रहा है। आप पूरा दिन करते अपना काम हो एज कंपनी सेक्रेटरी, आप अपने सेक्रेटेरियल लीगल डिपार्टमेंट का काम करते हो, लेकिन जब जब बोर्ड मीटिंग होती है तो सारे इकट्ठे बैठते हैं ना, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी सब इकट्ठे बैठेंगे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जब वहाँ पर इनकम टैक्स जीएसटी को लेकर अपने बिजनेस के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता रहा है बोर्ड मीटिंग में, आप भी एक तो समझ में आ रहा है आपको सब कुछ, आप भी एक दो क्वेश्चंस पूछ सकते हो वहाँ पर, क्योंकि आपने बेसिक नॉलेज ली हुई है। तो और आप क्लैरिटी के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बातें समझ में नहीं आ रही हैं उनको भी समझाने के लिए आप 2-4 क्वेश्चन पूछ सकते हो वहाँ पर, क्योंकि आपका बेस बना हुआ है और आपको कहीं पुरानी यादें तो आपके दिमाग में चल रही हैं कि टैक्स में ऐसा कुछ पड़ा था। लेकिन उस बोर्ड मीटिंग में वो 10-12 डायरेक्टर जब कंपनी लॉ की एडवाइस मांगेंगे, सेबी रेगुलेशंस की एडवाइस मांगेंगे, फैमा की एडवाइस मांगेंगे, कंपटीशन एक्ट की एडवाइस मांगेंगे, कंपनी सेक्रेटरी से मांगेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोई नहीं मांगेगा। समझ में आई बात? और टैक्सेशन की एडवाइस मांगेंगे तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही मांगेंगे, कंपनी सेक्रेटरी से कोई नहीं मांगेगा। उनको मालूम है कि भाई हम दोनों को पैसे दे रहे हैं और दोनों का अपना अपना कोर एरिया है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे टीचर्स आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, यहाँ पर आपको आधी पिक्चर दिखाएंगे, पूरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे, हाफ पिक्चर दिखाएंगे, एंड हाफ ट्रुथ इज एज गुड एज फॉल्सहुड। मैं तो उसको झूठ मानता हूँ। और अगर अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, CMSL, ECIPL और टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ये तीनों पेपर हैं तो 100-100 नंबर के। तो देखो भाई, एग्जाम वेटेज तो तीनों की सेम है, ये तो सच है, और आपको पास तो तीनों करने ही हैं, पास तो तीनों करनी है। हाँ, इधर 60 आ गए, इधर 60 आ गए, इधर 40 आ गए तो भी चलेगा, 60-60-40 तो भी चलेगा। और इधर 60-60 लेना ज़्यादा आसान क्यों होगा? क्यों ज़्यादा आसान होगा बताऊं? ज़्यादा आसान क्यों होगा? अब आसानी की बात हो रही है। ICSI का मॉड्यूल CMSL का 511 पेज का, ECIPL का 516 पेज का, टैक्स का 1000 पेजेस अप्रॉक्सीमेटली। इन दोनों मॉड्यूल को मिलाकर एक मॉड्यूल बन रहा है भाई। ये एक पेपर नहीं है, ये 2 पेपर है। तो आप ऐसे समझो ये टोटल 4 पेपर हो गए आपके, और 2 पेपर जितनी मेहनत यहाँ पर हो रही है, दही निकल जाएगी आपकी, दही हो जाएगी। मेहनत बहुत करनी है। और फिर यहाँ पर अब जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है, प्रैक्टिकल केस स्टडी बनाकर, सब्जेक्टिव, और फिर प्रेजेंटेशन। अब वो टेक्स्ट लॉ ओल्ड सिलेबस में क्या था ना, बड़ा लड्डू था, OMR, गोले गोले बबल भरने हैं बस, बॉल पेन उठाओ, ब्लैक बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन, और बबल भरो, ऐसा होता था। और 100 में से 100, मतलब आप लगाओ ना आपने टिक टिक टिक, 100 में से आपने 60 लगा दिए, 40 आते ही नहीं है, 60 आपके परफेक्ट हैं, आगे 60 आउट ऑफ 100। कितनी आसान गेम थी ना। इट वाज, मतलब आपका प्रेजेंटेशन चेक नहीं हो रहा, आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव स्किल चेक हो रहा है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम है, कैलकुलेटर चलाना आता है आपने, और बेसिक मतलब लीगल प्रोविजन तब भी चाहिए होते थे, और एक्यूरेट नॉलेज तब भी चाहिए होती थी, लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं था। एक्यूरेट नॉलेज तब भी चाहिए थी, प्रेजेंटेशन। अब क्या है, प्रेजेंटेशन भी चाहिए, दिमाग की दही भी होगी, लिखना भी आना चाहिए, टाइम भी लगेगा लिखने में, और हाथ भी कांपेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगा आप सोच के देखो, 511 और 516 पेज का अगर ये मॉड्यूल है, जो बीच में पढ़ने वाले पेजेस हैं वो इतने ही हैं, बाकी आगे पीछे आलतू फालतू पेज और भी हैं, मिलाकर वो 550 पेज का मॉड्यूल हो जाता है। लेकिन 550 पेज का है नहीं, देखने में PDF फाइल 550 पेज के ऊपर है, अंदर जो पढ़ने वाले पेजेस हैं वो 500 मान लो आप, ये 10-11 भी फालतू, वो जो ब्लैंक लाइन वाले हैं वो पढ़ने थोड़े ना है यार, मतलब और कम कर दो आप। हर चैप्टर के पीछे होते हैं ना 2-3 खाली पेजेस ब्लैंक लाइन वाले, वो कम कर दोगे तो 500 से कम ही आ जाएंगे, लेस देन 500 हो जाएंगे इन बोथ पेपर्स। तो इसको पढ़ना, इसको रिवाइज करना, इसको ग्रिप करना, और इसमें 60 नंबर लेना। 60 क्यों यार, टारगेट ऊपर रखो यार, टारगेट रखो 70, 80, 90। जैसा मैं पढ़ाऊंगा तो इतना तो होना ही चाहिए टारगेट, फिर इससे नीचे तो टारगेट नहीं होना चाहिए। और मेरे स्टूडेंट्स के पास्ट में 80 आए हुए हैं, तो अगर 90 नहीं आए किसी स्टूडेंट के, लेकिन 80s तो बहुतों के आए हैं, 70s 80s। तो मेरे स्टूडेंट के पास्ट में अगर 70s 80s आते थे, और मेरे पास रिकॉर्ड है उनका, मैं दिखा भी सकता हूँ, तो वेल आई विल से आपके क्यों नहीं आ सकते यार। और सिक्योरिटी लॉ में बहुत स्टूडेंट्स के आते थे 70 70 70 70 70, और 80 कुछ एक के भी आए हुए हैं। ECL के अंदर भी वेल आई विल से मार्क्स आ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट जाग जाए। मेन प्रॉब्लम क्या आएगी इसमें, बहुत सारे चैप्टर्स अलग अलग हैं, और सब लोग ना सारे चैप्टर अलग अलग फ्लेवर के हैं, फैमा अलग कहानी है, कंपटीशन एक्ट अलग कहानी है, तो आपस में कनेक्शन नहीं है। सिक्योरिटी लॉ में क्या है, आप सारी ना कहानी पढ़ते चले जा रहे हो, कहानी की तरह पढ़ रहे हो, और सब जुड़ा हुआ है आपस में।
एक चैप्टर दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है, और बीच में काउंटर रेफरेंस आता रहता है। प्रीवियस चैप्टर में हम याद दिलवाते हैं, टीचर्स क्या याद दिलवाते हैं कि भाई आपने ये पढ़ा था, तो अभी देखो कनेक्शन आ गया, और ये जॉइंट इंटरप्रिटेशन आ गई। मैं तो करता ही हूँ यार, मेरे को तो वो जॉइंट इंटरप्रिटेशन का शौक है, कनेक्टिविटीज, लिंकेजेस ऑफ सेक्शंस। और फिर कंपनी लॉ के साथ, सिक्योरिटी लॉ को कनेक्ट करते हैं, रेगुलेशंस को कंपनी लॉ के सेक्शंस के साथ, लेवल ऑफ नॉलेज ऊपर चला जाता है। और एक चीज मैं रिटर्न गारंटी देता हूँ, आज लिख लो आप, रिटर्न गारंटी, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन मैं पढ़ाता हूँ ना सिक्योरिटी लॉ के अंदर, पूरे इंडिया में एक टीचर भी वैसा नहीं पढ़ाता, नहीं पढ़ाता, ये मैं रिटर्न गारंटी देता हूँ। और लेवल इतना आसमान फाड़ के है ना उसके अंदर। और वैसे ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जब मैं पढ़ाता हूँ कंपनी लॉ के अंदर 8 से 9 घंटे, वो भी नॉलेज आसमान फाड़ के है, बेरेक्ट वाली नॉलेज, इन द कंपनी लॉ ऑल्सो, इन सिक्योरिटी लॉ ऑल्सो। और फिर जब हम कंपेयर करते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन कंपनी लॉ वर्सेस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन सेबी रेगुलेशन, इन एलओडीआर रेगुलेशन, मतलब ऐसे दिमाग के ढक्कन खुल जाते हैं पूरी दुनिया। हे भगवान, ये कौन से लेवल पे आ गए, हम कौन से आसमान में उड़ रहे हैं, स्काई नंबर 7 और क्लाउड 7, क्लाउड 9, वो लेवल आएगा, आप मतलब एंजॉय करोगे कि ये नॉलेज जो हमारे पास है, ये तो अगले 40 साल काम आएगी आएगी, क्योंकि ये नॉलेज तो और किसी के पास है नहीं, जो एक्सपर्टीज हमारे पास है। यू विल डेफिनेटली एंजॉय ऑल दैट। एंड देन आई विल से 24 मंथ्स ट्रेनिंग जब करोगे तो CMSL, देन आई विल से 7 चंद्रयान मैंने आपको बता दिए, ECIPL और कंपनी लॉ। तो ये जो आप वेल ट्रेनिंग में जा रहे हो, तो ये टैक्स लॉ काम नहीं आ रहा ना यहाँ पर, TLP काम नहीं आ रहा। देखो पास तो वो तीनों पेपर करने हैं आपको, और तीनों पेपर 100 नंबर के हैं, लेकिन ये सच्चाई है, CS कोर्स की सच्चाई है। और कोई कुछ घुमा दे, आपका ब्रेन वॉश करे, आपका माइंड वॉश करे, मासूम बच्चे हैं फंस जाते हैं, मासूम बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे अभी CS ईट पास करके आए हैं, और जो एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 पास करके आए हैं वो भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको भी बहुत ब्रेन वॉश होता है। और वो ब्रेन वॉश, वो जो क्या बोलूँ, मतलब अलग ही लेवल का ब्रेन वॉश होता है, और बहुत सारे लोग ब्रेन वॉश एक साथ कर देते हैं, तो कन्फ्यूजन बहुत होती है। तो अभी फिलहाल ये कहूँगा भाई, ट्रेनिंग में TLP का काम नहीं मिलेगा, तो बात खत्म हो जाती है। और किसको मिलेगा? CA। आप अपनी ट्रेनिंग करने के लिए कहाँ जाओगे? चलो एक लेवल और चलते हैं आगे, यहाँ पर मैं बाद में जाऊँगा। अपनी ट्रेनिंग करने के लिए कहाँ जाओगे? या तो एक लॉ फर्म में जा सकते हो, और वहाँ पर भी आपको काम यही मिलेगा। आपको कौन सा काम मिलेगा? किसी लॉ फर्म में ट्रेनिंग करोगे तो यही काम मिलेगा, कॉर्पोरेट लॉ फर्म में, कॉर्पोरेट लॉ फर्म, नॉट द क्रिमिनल लॉयर्स, क्रिमिनल लॉयर्स के यहाँ नहीं जा रहे हैं, कॉर्पोरेट लॉ फर्म में। दिल्ली NCR में बहुत है, मुंबई, चेन्नई, हर जगह है, पुणे, हैदराबाद, हर जगह है, तो वहाँ यही काम मिलेगा आपको, टैक्स का काम कोई नहीं देगा आपको। नंबर 2, आप किसी अच्छी अच्छी लिस्टेड कंपनी में ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पर भी यही सारा काम मिलेगा। किसी अच्छे प्रैक्टिसिंग CS के पास, दिल्ली NCR, या वही मैं कहूँगा पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, किसी अच्छे प्रैक्टिसिंग CS के पास जा रहे हो, तो यही काम मिलेगा वहाँ पर सारा का सारा करने के लिए। टैक्स का काम कोई नहीं देगा आपको 24 महीने की ट्रेनिंग में। अच्छा, फिर कंपनी हो गई, प्रैक्टिसिंग CS हो गया, लॉ फर्म हो गया। एक ऑप्शन और भी है, सर हमको तो टैक्स में ही ट्रेनिंग करने का मन है। अब आप चाहते ही हो, तो फिर आप कहाँ जाओगे? किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में, CA के ऑफिस में, और वो लोग एलिजिबल नहीं होते CS की ट्रेनिंग देने के लिए। अब प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है कि वो कई जुगाड़ बनाते हैं, तू ट्रेनिंग मेरे यहाँ कर ले बेटा, और तू टैक्स का काम मेरे यहाँ कर ले, इनकम टैक्स GST का, और हमारी एक क्लाइंट कंपनी है, हम ऑन पेपर दिखा देंगे कि तू ट्रेनिंग उनका है, और तेरे को हर महीने वहाँ से 5,000-6,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता रहेगा उस कंपनी से। मतलब एक डमी ट्रेनिंग दिखा देंगे तेरे को, डमी, इन अ पर्टिकुलर क्लाइंट कंपनी। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ होता हो, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि तू ट्रेनिंग हमारे यहाँ कर, लेकिन ऑन द पेपर तेरे को कहीं और दिखा देंगे, और इंस्टीट्यूट में ICSI में बोलना कि मैं सो एंड सो कंपनी में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और काम मैं कंपनी लॉ का कर रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, लेकिन काम तू हमारे यहाँ टैक्स कर ले। अब होगा क्या, आप जब CS की डिग्री लेकर निकलोगे, आपको, चलो मैं कहता हूँ टैक्स का काम करना, वर्किंग एक्सपीरियंस आ गया, ट्रेनिंग में आपको कोई इंडिया का बेस्ट टॉप लेवल एक्सपर्ट तो बना नहीं देंगे, बेसिक काम करने सिखा देंगे आपको, सारे रिटर्न फाइल करनी है, जो भी काम होते हैं बेसिक काम, सारे जो आर्टिकल को सिखाए जाते हैं वो सिखा दिए जाएंगे आपको, सीख गए आप, तो आप इंडिया के नंबर 1 टैक्स के लीगल एक्सपर्ट तो नहीं बन गए, राइट? दैट इज़ वन थिंग। सेकेंडली, अब आप जब डिग्री लोगे, तो आपकी डिग्री और आपका स्किल आपस में मिसमैच है। क्या मिसमैच है? आपके पास डिग्री CS की, और आपके पास नॉलेज है टैक्सेशन की, और आपको कंपनी बुला रही है कि आ जाओ कंपनी सेक्रेटरी वाला काम करने के लिए, आपको कहते, आप कहोगे मेरे को तो नहीं आता। समझ रहे हो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो आगे करियर में ग्रोथ कितनी मिलेगी? और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो कहीं जॉब मिल भी गई, किसी CA फर्म में जॉब मिल गई, जहाँ पर 10, 15, 20 CA
ऑलरेडी लगे हुए हैं जॉब में, और आप जाते हो वहाँ पर जॉब ज्वाइन करते हो, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी और आप भी टैक्सेशन का काम कर रहे हो, अपर हैंड हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करेगा आपके ऊपर, क्योंकि उनके पास सीए की डिग्री है। आपको सबॉर्डिनेट बनाकर रखेंगे तो बने रहना, सबॉर्डिनेट बने रहना सारी ज़िंदगी, और फिर ग्रोथ नहीं मिलने की आपको, क्योंकि आपकी डिग्री आपको आपके प्रोफाइल के साथ मैच नहीं कर रही, तो ग्रोथ कैसे मिलेगी? जो दूसरे सीए पता चलेगा आपके बाद ज्वाइन कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेम ऑर्गेनाइजेशन में आपके बाद ज्वाइन कर रहे हैं, आपके नीचे ज्वाइन कर रहे हैं, वो आपसे पहले ऊपर निकल गए प्रमोशन ले लेकर, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, और तब आएगी फ्रस्ट्रेशन। तो भाई अगर ऐसा ही करना है, ट्रेनिंग घुमानी है कि सर सीए के पास कर लेते हैं, दिखा देंगे कंपनी में, तो सीएस क्यों कर रहा है? छोड़ दे सीएस, क्यों कर रहा है सीएस भाई? ये तो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। सीए का कोर्स कर, सीए ज्वाइन कर ले अगर तेरे को यही करना है। तो सीएस के कोर्स में है तो वो कर जिसमें तेरी एक्सपर्टीज दुनिया मानती है, कॉर्पोरेट सेक्टर मानता है, और सीएस के साथ एलएलबी करनी है, एलएलबी कर, वो एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, ब्यूटीफुल। तो वो उसको उसका फायदा होगा आगे काफ़ी लॉन्ग टर्म में, मतलब मे बी कंपनी आपको वो कंपनी सेक्रेटरी कम वीपी लीगल अपॉइंट कर रही है, जैसे मेरे स्टूडेंट्स का आपने देखा, यू आर कंपनी सेक्रेटरी ऑल्सो एंड यू आर वाइस प्रेसिडेंट लीगल, क्योंकि आपने एलएलबी की डिग्री ली है, सैलरी पैकेज डबल। तो वो करो जो दुनिया मांगती है, ये नहीं कि हमारा जो मन कर रहा है हम वो कर लेंगे, ऐसे नहीं। और अगर हाँ टैक्स में करना है तो छोड़ दो सीएस, जाओ सीए में, बात ही खत्म हो गई। अगर सीएस कर रहे हो और सीएस कोर्स से मतलब मोहब्बत हो जाती है, जैसे मैं कह रहा हूँ कंपनी लॉ से मोहब्बत कर लो, सिक्योरिटी लॉ से, और मेरे बच्चों को हो जाती है, पूछो मेरे पास स्टूडेंट से, तो भाई इसमें बहुत है काम करने के लिए, बहुत काम है। वो जो हिंदुस्तान के 7 सबसे बड़े बड़े शहर हैं, सिटीज़ हैं, बहुत काम है करने के लिए, बशर्ते आपके पास नॉलेज बेरेक्ट वाली हो, एग्जॉस्टिव नॉलेज हो। रट्टू तोते वाली है, धक्के खाओगे। मतलब रट्टू तोते वाली नॉलेज कंपनी से लॉ में भी है, शॉर्टकट सेलेक्टिव पढ़ा हुआ है कंपनी लॉ, शॉर्टकट सेलेक्टिव पढ़ा हुआ है सिक्योरिटी लॉ। जिंदगी में डिग्री मिल भी गई, बढ़िया जॉब नहीं मिलेगी, और जब ऊपर से पड़ेगी डांट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, मैनेजिंग डायरेक्टर की, चेयरमैन की, और हो सकता है जॉब से निकालें, डिप्रेशन आएगा। और तब अपनी गलती मानना, सीएस की कोर्स की और सीएस की डिग्री की गलती मत मानना, गलती तुम्हारी होगी क्योंकि तुमने गलत रास्ता चुना पढ़ने का, सही रास्ता नहीं चुना। नहीं तो फिर आते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज, फ्रेशर्स, 0 ईयर टू 2 ईयर एक्सपीरियंस, सर जॉब से निकाल दिया। एंड अब अकल आ गई है, अब आपका कंपनी लॉ का, सिक्योरिटी लॉ का वीडियो लेक्चर अब चाहिए सर, और फिर जॉब से निकाल दिया तो अब घर बैठ के पढ़ेंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, फिर सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। वो वाले हैं, और मेरे पास रिटन राइटिंग में वो मैसेजेस हैं जो डिग्री मिलने के बाद भी वीडियो लेक्चर्स लेते हैं और कहते हैं सर पढ़ाई तो ये थी, पहले तो घास काटी थी, घास। तो इमेजिन, तो सही रास्ता आज चुनना है या उस वक्त जब जॉब से निकाला जाएगा तब चुनना है, ये सोच लो आप। नो एज कंपनी सेक्रेटरी बिग सिटीज़ में आपको क्या काम मिल रहा है? कंपनी लॉ, सिविल, एसएलसीएम, ईसीआईपीएल वगैरह वगैरह वगैरह। टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत ही नहीं है ना, कंपनी का, आप कंपनी में काम कर रहे हो तो कंपनी के लीगल सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट में बहुत काम है करने के लिए, आपको टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाना नहीं। और प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो बहुत काम है। अभी तो इसमें एटसेट्रा एटसेट्रा और चीज़ें जोड़ सकता हूँ विदाउट गोइंग इन द टैक्सेशन। हाँ, छोटी सिटीज़ में बोलूँगा, छोटी सिटीज़ में कंपनी सेक्रेटरीज, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, ये चारों काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनको जीएसटी का काम भी मिल रहा है। और छोटे शहरों में वो जीएसटी का काम मिल रहा है, बिजनेस जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उन छोटे छोटे बिजनेसमैन का, तो वहाँ से एक रेगुलर इनकम आती रहती है। ये भी सच्चाई है छोटे शहरों की। अब फिलहाल से अगर आपको बड़े 7 शहरों में ही रहना है तो यू शुड बी फोकसिंग ओनली हेयर। अगर आपको ज़िंदगी बड़े लेवल पे जीनी है, आपको दिल्ली एनसीआर में बड़े लेवल पे ज़िंदगी जीनी है, तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको लाइफ में। अगर आप सीएस की डिग्री कर रहे हो, यू विल नॉट बी रिक्वायरिंग। और जितना मैं समझाना चाहता था वो मैंने बहुत डिटेल में एज बिग ब्रदर समझाया है, कुछ छुपाया नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, आधा बताते हैं आधा छुपाते हैं। तो मुझे ये था कि यार ये ना बड़ी गड़बड़ होती है जब आधा छुपा लिया जाता है, आधा सच, तो वहाँ से मिस गाइडेंस की शुरुआत होती है, मिस रिप्रेजेंटेशन हम बोलते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन। झूठ बोलना एक प्रकार का मिस रिप्रेजेंटेशन है, और चीज़ों को कंसील कर लेना, सिग्निफिकेंट मटेरियल इन्फॉर्मेशन को छुपा लेना एक दूसरे प्रकार का मिस रिप्रेजेंटेशन है। और अनफॉर्चुनेटली सीएस कम्युनिटी के टीचर्स में भी वो हो रहा है कि हाफ इन्फॉर्मेशन देंगे और हाफ इन्फॉर्मेशन छुपा लेंगे। तो मैं आज एज टीचर नहीं समझा रहा कुछ भी, आई एम टेलिंग यू एज बिग ब्रदर, एज मेंटर एंड नॉट एज टीचर। चाहे आप मुझसे सिक्योरिटी लॉ लो या ना लो, सही तरीका बताना मेरा काम है। और मैंने फिर से बोला 5 चीज़ें ज़रूर खून में होनी चाहिए: एग्जॉस्टिव वीडियो लेक्चर्स, एग्जॉस्टिव बुक
जिसके अंदर ICSI का पूरा मॉड्यूल हो, जिसमें बेरेक्ट हो पूरा प्रॉपर, और केस स्टडीज़ हो, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हों, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर्स हों, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर्स हों, वो सब कुछ हो। अगर वो सब कुछ है और 250 घंटे जैसे मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई पढ़ा रहा है अपना दिल निकाल कर, तो मैं कहूँगा सैल्यूट टू सच टीचर्स। लेकिन कई लोग बोलते कुछ और हैं, प्रॉमिस कुछ और करते हैं, डिलीवर बाद में कुछ और करते हैं। बोलते हैं बेरेक्ट पढ़ाएंगे, कुछ टाइम में खुद सफाई हो जाती है, बेरेक्ट की छूट जाता है बेरेक्ट हाथ से। और बेरेक्ट पढ़ने का मतलब, अगर सैबी पढ़ रहे हैं तो सैबी की वेबसाइट से सेक्शंस, एक्ट्स, जो 3 एक्ट्स हैं, सैबी की वेबसाइट से रूल्स, सैबी की वेबसाइट से रेगुलेशंस, सिर्फ सैबी एक्ट और SCRA एक्ट नहीं, सब कुछ सैबी की वेबसाइट से डाउनलोड करने का, PDF फाइल उससे पढ़ने का। तो मैं तो कहूँगा ICSI के मॉड्यूल में भी कहीं कहीं गलतियाँ होती हैं, वो आप पकड़ लोगे कि यहाँ पर मॉड्यूल गलत है। ICSI और सैबी की वेबसाइट से जो डाउनलोड किया है ऑब्वियसली वही सही है। ICSI ने जो मॉड्यूल बनाया है उसमें मॉड्यूल बनाने वाले व्यक्ति से कोई गलती हो गई है। अब सुनो ज़रा, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एज पर ICSI वेबसाइट मैंने डाउनलोड कर ली PDF फाइल वहाँ से। तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, और ग्रुप 1 में 4 पेपर, ग्रुप 2 में 3 पेपर, आपको पता ही है। अब मैं जो दिखाना चाहता हूँ, ICSI ने अपने प्रॉस्पेक्टस में क्या लिखा था, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी। पहली बात ये लिखी कि सारे स्टूडेंट्स CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ध्यान से सुन लो, और अपने जूनियर को CS ईट जो पास करके आएंगे उनको भी बताना कि प्रायोरिटी देनी है ग्रुप 1 को। ICSI खुद बोलता है कि ग्रुप 1 पहले, पढ़ाई करनी है ग्रुप 1 की पहले, क्योंकि जो कंपनी लॉ पढ़ रहे हो वो पूरा सिक्योरिटी लॉ के साथ टच में है। और कंपनी लॉ में जो पढ़ रहे हो वो लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज, ऑल कंपनीज के लिए है, पब्लिक प्राइवेट OPC ऑल कंपनीज के लिए है। सिक्योरिटी लॉ में जो एड ऑन पढ़ रहे हो वो लिस्टेड कंपनीज के लिए फोकस है 99.99%। तो पहले आप वो बेस बना लो, वो ज़मीन, वो धरती, वो तैयार कर लो कंपनी लॉ की, जिसके ऊपर आपको सिक्योरिटी लॉ की बिल्डिंग खड़ी करनी है। नीचे आपके पास ज़मीन है नहीं, बिल्डिंग ऊपर आप हवा में बना रहे हो बम्बू स्टिक लगाकर, बैम्बू स्टिक लगा दी 4, ऊपर हवा में बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग में जान नहीं आएगी, ज़िंदगी भर के लिए गड़बड़ हो जाएगी। कंपनी लॉ हमेशा पहले पढ़ना है, सिक्योरिटी लॉ बाद में पढ़ना है। और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि भाई सिक्योरिटी लॉ बाद में पढ़ते हैं और फिर कंपनी लॉ के साथ कोरिलेट करते हैं, तो कंफर्ट लेवल कुछ और ही होता है। हाँ सर, ये तो कंपनी लॉ में पढ़ा हुआ है, ये तो हमें ऑलरेडी आता है, पता है, उसके बेस पे अच्छा सैबी ने ये ट्विस्ट किया है सर, ये कहानी को घुमाया है। कंपनी लॉ का RPT तो कुछ और है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, और सैबी का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कुछ और है। सर ये तो बहुत बड़ा धोखा है, दिख रहा कुछ और है, एक्चुअली कुछ और है। सो ये वाली चीज़ें वही समझ पाते हैं जो पहले कंपनी लॉ पढ़ते हैं और फिर बाद में सिक्योरिटी लॉ। जो उल्टा ही पढ़ रहे हैं उनको पता ही नहीं कंपनी लॉ में क्या है, बेस ही नहीं पता, उनको क्या समझ में आएगा कि सैबी ने क्या घुमाया है, क्या ट्विस्ट किया है, और कल को आएंगे नोटिस, जवाब होंगे नहीं आपके पास, और पैरों के नीचे से ज़मीन निकल रही होगी और जा रहे होंगे जेल, 10 साल की जेल होगी या जो भी वटेवर जेल, 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, या फिर साथ में फाइन वगैरह भी होगा, पेनल्टी होगी। तो तब जेल के अंदर बैठकर पढ़ लेंगे सर, तब ले लेंगे वीडियो लेक्चर। इसलिए प्रायोरिटी देनी है ग्रुप 1 को। ICSI ने ये एडवाइस दी है बच्चों को, कंपलसरी नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। मेरी एडवाइस भी यही है कि भाई ग्रुप 1 पहले करो, ग्रुप 2 बाद में करो। हालांकि अब जब मैं पढ़ा रहा हूँ CMSL, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको, मतलब जिन बच्चों ने गलती से ग्रुप 2 पहले उठा लिया है, मेरी कोशिश ये होगी उनको जितना डिटेल में समझा सकूँ समझा दूंगा, और बीच में जहाँ जहाँ कंपनी लॉ के प्रोविजन बताने होंगे वो भी बीच में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, मतलब आधा घंटा एक्स्ट्रा लगाकर वो भी बता दूंगा बीच में। कोशिश होगी मेरी कि समझ में आ जाए। बाकी जो पढ़कर आएंगे ना वो पके हुए फल होंगे, जो कंपनी लॉ पढ़कर आएंगे, जो सीधे उठ कर आ जाएंगे ग्रुप 2 में कि 3 पेपर है पहले कर लेते हैं, तो वो कच्चे फल जो आ जाएंगे उनको फिर थोड़ा तो तैयार मुझे करना ही पड़ेगा ना यार। मतलब केक तैयार होगा तभी तो ऊपर से चेरी लगाऊंगा, केक है ही नहीं, चेरी कहाँ लगाऊंगा? समझ में आ रही है? लोटा है तो पानी डाला जाएगा, लोटा नहीं है तो पानी कहाँ डालूंगा? तो लोटा तो तैयार कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वो मेहनत करेंगे थोड़ी सी एक्स्ट्रा, सभी के लिए फ़ायदा हो जाएगा। और सुनो अब ज़रा दूसरी बात, ICSI ने लिखा तो है अपने सिलेबस में खुद ही कि 20% केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और 80% डिस्क्रिप्टिव आएंगे। और दिसंबर 2023 एग्ज़ाम तक किसी को नहीं मालूम था कि इसका मतलब क्या होता है। सब लोगों ने एक चीज़ मान रखी थी कि 20% OMR शीट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, या OMR शीट बेस्ड नहीं होंगे लेकिन मल्टीपल चॉइस होंगे, ऊपर एक केस स्टडी होगी, नीचे 4 ऑप्शन होगी, आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिसंबर 2023 में तो सबकी आंखें खुल गई। कम मे बी 7 पेपर, ऑल 7 पेपर्स 100% सब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप कह ज़रूर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आए।
कोई नहीं आया, एक नंबर का भी नहीं आया। और 100% आप ये मानो 100% सब्जेक्टिव पेपर था, चाहे ऊपर केस स्टडी दी हुई है यार, लेकिन नीचे क्वेश्चन का वेटेज 4 नंबर 5 नंबर के 3-4 क्वेश्चन लगा दिए ऊपर। मतलब एक केस स्टडी दी और नीचे 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन और 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन या 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन। अगर इस तरीके का पेपर है तो मतलब आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में भी सब्जेक्टिव लिखना है, 3 नंबर के पेपर क्वेश्चन में भी सब्जेक्टिव आंसर देना है, 4 नंबर के क्वेश्चन में भी सब्जेक्टिव आंसर देना है। तो कहाँ हुआ फिर वो ऑब्जेक्टिव? और 80% जो कह रहे हैं डिस्क्रिप्टिव है, वो तो डिस्क्रिप्टिव है ही, और इसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर इसी तरीके से चल रहे हैं। और यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है उसकी भी वेटेज 3 मार्क्स या 4 मार्क्स या 5 मार्क्स इस तरीके से ही चल रही है। हर क्वेश्चन की मतलब क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट हैं एंड एवरी पार्ट इज 4 मार्क्स या 5 मार्क्स 3 मार्क्स ईच। तो भाई आप ये तो भूल जाओ कि एमसीक्यू है। हाँ, आने वाले टाइम में फिर आईसीएसआई कुछ ट्रेंड चेंज करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे, वो बात की बातें हैं। फर्स्ट जो एक्सपीरियंस हुआ दिसंबर 2023 का वो यही था कि भाई एमसीक्यू कुछ नहीं आया। तो आप ये मानो सातों पेपर, ये सातों के सातों पेपर 100% सब्जेक्टिव है। तो जिन्होंने दिसंबर में अभी एग्ज़ाम दिया न्यू सिलेबस ग्रुप 1 उनको पता ही है, और जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए जानकारी के लिए पता होना चाहिए। तो जिनको देखो दिसंबर 2023 वालों के लिए तो झटका था, पहला झटका। जेआईजीएल में गए और जाते ही पहले दिन ढूंढ रहे हैं कहाँ है एमसीक्यू, कहाँ है एमसीक्यू, गायब। और आगे फिर कहानी समझ में आ गई कि फिर अगले दिन कैपिटल मार्केट का पेपर हो रहा है तो नो एमसीक्यू। समझ में आ गया कि अब सातों पेपर में कोई एमसीक्यू मिलने वाला नहीं है। तो 100% सब्जेक्टिव ऑल 7 पेपर्स। बाकी आगे कभी आईसीएसआई का मन करे अगर ऑब्जेक्टिव देने का, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने का, तो उनकी मर्जी है। बीच में एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन बना दिए, ऊपर एक केस स्टडी दे दी और नीचे एक एक नंबर के 16 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बना दिए उस लंबी चौड़ी केस स्टडी के बेस पे। तो क्या पता आने वाले टाइम में क्या हो। अब एक चीज़ यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा, एक जनरल क्वेश्चन, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंडिया में कौन से ज़्यादा हैं? मतलब इनकम टैक्स पे करने वाले ज़्यादा हैं या जीएसटी पे करने वाले ज़्यादा हैं? बताओ फटाफट चैट में, कौन ज़्यादा है, इनकम टैक्स पे करने वाले या जीएसटी पे करने वाले? तो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ विद्वान, कुछ ज्ञानी जीएसटी कह रहे हैं और कुछ विद्वान कुछ ज्ञानी इनकम टैक्स कह रहे हैं। हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। चलो, अगर मैं ये कहूँ कि भाई आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल तक जाती है, 5 लाख के ऊपर 7 लाख 7 8 लाख 9 लाख 10 लाख, तो आप इनकम टैक्स वगैरह पे कर रहे होते हो, पता है आपको, आइडिया है। अगर एनुअल इनकम ही 2-2.5 लाख है तो 3 लाख रुपए है, 4 लाख रुपए है, तो जीरो इनकम टैक्स हो गया। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं सर पूरे इंडिया में। अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा है, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं सर जिनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। ट्रू। और ऐसे भी बहुत सारे हैं जो मतलब ऐसी इनकम जनरेट कर रहे हैं जिसके ऊपर टैक्सेबल इनकम ही नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट में लगता ही नहीं है इनकम टैक्स एक्ट, एग्जम्प्टेड इनकम है, वो बोल ही रखा है उन्होंने, खुद ही प्रोविजन दिए हुए हैं, एग्जम्पशंस आर देयर। जीएसटी तो आप साबुन खरीदोगे तो भी देना है। मतलब अगर एक 10 साल का बच्चा चॉकलेट खरीद रहा है तो जीएसटी दे रहा है। अगर आप घर के लिए साबुन खरीद रहे हो, शैम्पू खरीद रहे हो तो भी दे रहे हो। अगर आप वो कोक की बॉटल खरीद रहे हो, कोक पेप्सी वगैरह, या आप कुछ भी खरीद रहे हो, लैपटॉप खरीद रहे हो, सेल फोन खरीद रहे हो, छोटा लो बड़ा लो, मतलब किसी पे कम जीएसटी का रेट है, किसी पे ज़्यादा है। कार खरीद रहे हो, होटल में स्टे कर रहे हो, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हो अच्छे रेस्टोरेंट में, सिनेमा हॉल की टिकट है, हर जगह जीएसटी है। तो जीएसटी तो पूरे इंडिया को देना है, हर कोई दे रहा है जो खरीद रहा है गुड्स या सर्विसेज, तो पे कर ही रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर एक महीने में 1,40,000 करोड़ रुपीज़, 1,40,000 करोड़ बोल रहा हूँ मैं, 1 मंथ जीएसटी कलेक्शन कर लेती है। और फिर इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करती है? रोड्स बना रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, चंद्रयान जा रहा है, मंगलयान की तैयारियाँ जो भी है, और सूर्ययान जा रहा है, आदित्य वगैरह जो भी प्लान चल रहा है उनका, वो सारे काम है ना यार, उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो वहाँ जा रहा है। इनकम टैक्स की कलेक्शन जीएसटी से कम है। अगर ये मंथली कलेक्शन इतनी है, मतलब हर मंथ में 1 मंथ कलेक्शन जीएसटी कलेक्शन इज दिस मच, एक साल की कलेक्शन देखो भारत सरकार टैक्स के फॉर्म में, जीएसटी की फॉर्म में कितना करती है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो। मतलब और भारत सरकार तो और ज़्यादा चाह रही है कि और ज़्यादा मिल जाए। इसमें अभी तो मैं वो बात नहीं कर रहा कि पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं है, पेट्रोल के ऊपर तो अलग ही है ना, वो तो एक्साइज ड्यूटी है और जो भी सेल्स टैक्स वगैरह है, तो वो तो और ऐड ऑन भारत सरकार की कमाई है। और ऐसे ही अगर मैं लिकर की बात कर रहा हूँ तो लिकर भी जीएसटी में नहीं आता, तो उसके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी वगैरह और दूसरे टैक्सेस हैं, वो कमाई और ऐड ऑन कमाई है। भारत सरकार बहुत कमा रही है यार, लेकिन हाँ वो ठीक है,
हाईवे भी बना रहे हैं, सब कुछ है। बाद में हमें टोल भी देना पड़ता है जब हम उन हाईवेज पे जाते हैं, और वो सब सारी बातें भी हैं। प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, और जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो स्टैम्प पेपर भी खरीदना पड़ता है प्रॉपर्टी वैल्यू का 6% 8%। दिल्ली वाले लेते हैं, हाँ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 8 लाख रुपए का स्टैम्प पेपर भी खरीद रहे हैं, वो भी सरकारी खजाने का पैसा है। तो कुछ राज्य सरकार में जा रहा है, कुछ भारत सरकार में। खैर वो सब बातें हैं, लेकिन ये क्लियर है थोड़ा सा टैक्स को लेकर जो मैं समझाना चाह रहा था। अब वापस आ जाओ अमेंडमेंट्स को लेकर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताना चाहता हूँ, ये अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट बोलता है ये बड़ा क्लियर कि जिस दिन आपका एग्जाम है, सिक्योरिटी लॉ हो, ECIPL हो, कंपनी लॉ हो या सिविल हो, मैं तो अभी फिलहाल इसके लिए बात करूंगा, एग्जाम की जो तारीख है उससे 6 महीने पहले की अमेंडमेंट्स एग्जाम में नहीं आएंगी। जिस दिन आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं उससे 6 महीने पहले तक की अमेंडमेंट्स बीच में, मतलब इमीडिएटली प्रीवियस 6 मंथ्स की अमेंडमेंट एग्जाम में नहीं आएंगी। उससे पहले जो अमेंडमेंट्स हुई थी मोर देन 6 मंथ्स बिफोर एग्जाम, वो आपके एग्जाम में आएंगी। क्लियर है? दैट इज क्लियर। अब आपका अटेम्प्ट कोई भी हो, आप अपने अटेम्प्ट के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेना। इन सभी पेपर्स के लिए क्या बात हो रही है, जिस दिन आपका एग्जाम डेट है उससे पहले वाले इमीडिएट 6 मंथ्स में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो एग्जाम में नहीं आएंगी। और वे अमेंडमेंट्स आती रहती हैं यार, MCA की वेबसाइट पे रेगुलर अमेंडमेंट हैं, SEBI की वेबसाइट पे रेगुलर अमेंडमेंट हैं। अपने यहाँ तो वो भी नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा का अप्रूवल चाहिए, यहाँ तो उठाकर MCA ने रूल्स में अमेंडमेंट कर दी, SEBI ने रेगुलेशंस में अमेंडमेंट कर दी, तो वो साथ साथ चल ही रहा है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे है। पता चला 6 महीने में 100 बार तो अमेंडमेंट्स आ गई हो, हाँ जी, लेकिन वो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, एग्जाम डेट से 6 महीने पहले बैकवर्ड चले जाइए, मोर देन 6 मंथ्स बिफोर योर एग्जाम डेट जितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी वो सारी आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं। इंस्टीट्यूट उसका सप्लीमेंट भी इशू करता है, कई बार सप्लीमेंट कंफ्यूजिंग होता है पढ़ना, बाकी फिर हम अमेंडमेंट्स वीडियो बनाकर यूट्यूब के ऊपर डालते रहते हैं या कोर्स करिकुलम में डालते हैं। कई बार मैं यूट्यूब पे नहीं डालता, अपने कोर्सेज में डाल देता हूँ ताकि जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको मिल जाए सारी की सारी अमेंडमेंट्स। और कुछ अमेंडमेंट्स ऐसी भी हैं जो मैं यूट्यूब पे ओपनली डालता हूँ सबके फ़ायदे के लिए। देन यहाँ पर जब भी अमेंडमेंट्स होती हैं तो लोकसभा का अप्रूवल चाहिए होता है, राज्यसभा का अप्रूवल चाहिए होता है, दोनों का अप्रूवल चाहिए होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं। टैक्स लॉ मनी बिल की तरह आता है, फाइनेंस एक्ट की तरह आता है, सिर्फ लोकसभा का अप्रूवल चाहिए होता है, राज्यसभा का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। अब इस डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, और टैक्स लॉ की कौन सी वाली अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी नहीं होगी वो आपको टैक्स के टीचर्स अलग से समझाएंगे, वो मेरा काम नहीं है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी टैक्स के पेपर में काफ़ी कुछ आपको समझाया। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान से सुन लो, मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। शुरुआत है, अभी पहला कदम बढ़ाया है ग्रुप 2 के अंदर, और वो 7 चंद्रयान या 8 चंद्रयान आपकी मतलब तैयारी के लिए खड़े हैं, आपको उड़ाकर ले जाने के लिए। बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब आप ये समझो कि जो आपका रास्ता है वो भी बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है, एडवेंचरस होने वाला है, और आपके पंखों में जान आ जाएगी। जब हम कहते हैं रास्ता क्या है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर उड़ना है, आपको उड़ान लेनी है। और आप जितनी ऊंची उड़ान लेने की कोशिश करोगे, आपके पंख उतने स्ट्रॉन्ग, उतने ताकतवर हो जाएंगे। पंख, जितनी ऊंची उड़ान उतने पंखों की ताकत बढ़ जाती है। आप छोटी उड़ान लोगे, शॉर्टकट नोट पढ़ लेते हैं, शॉर्टकट बुक्स पढ़ लेते हैं, आपके पंखों में ऊंची उड़ान लेने की ताकत ही नहीं आएगी ना, आप क्या अच्छे कंपनी सेक्रेटरी बनोगे। तो जितनी ऊंची उड़ान भरोगे, पंख उतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और ऊंची उड़ान का मतलब क्या है, डिटेल्ड स्टडी। यहाँ पर जितनी ऊंची उड़ान भरोगे, पंख उतने ज़्यादा, ऐसे लिखते हैं यार, हिंदी लिखने का चला गया यार अपने को, इंग्लिश अंग्रेज़ी भाषा का इतना वो हो गया ना, पंख उतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और तुम सोचो, ताकत ना मल्टीप्लाई होती जाएगी। एक ताकत आप अभी गेन करोगे जब आप सिक्योरिटी लॉ मेरे साथ पढ़ोगे, ECIPL माधव पावा सर के साथ पढ़ोगे, फिर वो ताकत आगे जब आप ट्रेनिंग में जाओगे और आप ये सारा काम ट्रेनिंग में जाकर करोगे प्रैक्टिकली अपने हाथ से, तो ताकत और बढ़ेगी। फिर आप जब जब जॉब में जाओगे और यही सारा काम वहाँ जॉब में करोगे या प्रैक्टिस में करोगे, तो ताकत का लेवल और बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ तक खत्म हो जाएगा, आगे जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में वो सारे काम अपने हाथ से करोगे तो ताकत का लेवल और बढ़ता जाएगा। तो जितनी ऊंची उड़ान भरोगे, उतनी आपकी ताकतवर, उतने आपके पंख ताकतवर होते जाएंगे। और आप 10 साल बाद, 15 साल बाद कौन सी ऊंचाइयों पे बैठे होगे, आप मुझे फ़ोन करके बताओगे, सर अब तो ज़िंदगी कुछ और है।
अब तो BMW, ऑडी छोटी चीज़ें लगती हैं सर, मर्सिडीज़ बेंज वगैरह सब छोटी चीज़ें लगती हैं। मतलब अब तो जो इज्जत मिलती है ना सर, रिस्पेक्ट मिलती है, उसका स्केल कुछ और है। वो रिस्पेक्ट जो है ना उसी के लिए जीते हैं, बाकी तो शो ऑफ बहुत है दुनिया में। देन आई से 3 एक्ट्स अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब सुनो ज़रा ध्यान से, जो हमारे सिलेबस में जो मैं कह रहा था बहुत ध्यान से बताऊंगा लास्ट में एट द एंड। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सेबी एक्ट एंड डिपॉजिटरी एक्ट। बहुत ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ, ये तीनों हमारे सिलेबस में हैं सिक्योरिटी लॉ में। और सेक्शन 30 ऑफ SCRA एंड सेक्शन 31 ऑफ SCRA 1956 की बातें हो रही हैं, जब सेबी पैदा भी नहीं हुआ था, सेबी पैदा ही नहीं हुआ था तब की बातें हो रही हैं। सेबी कब पैदा हुआ? 1992 में, तो उस वक्त तो सेबी एग्जिस्टेंस में भी नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक स्टॉक एक्सचेंज डिवीजन थी जो चला रही थी सब कुछ स्टॉक मार्केट को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी पैदा नहीं हुआ था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी 1992 में पैदा हुआ। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था और कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस थे, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज था एंड वो सब कुछ थे, आगे डिटेल में बताऊंगा ये आगे बाद में। तो सेबी तो पैदा भी नहीं हुआ था उस वक्त, SCRA 1956 बना था। सेबी कब पैदा हुआ? 1992। तो सेक्शन 30 में लिखा है पावर ऑफ CG टू मेक द रूल्स अंडर SCRA, Security Contract Regulation Act, to control stock market and the securities in the stock market. And section 31, that is power of SEBI to make the regulations in SCRA. तो जब SEBI पैदा हुआ तो सेक्शन 31 में रेगुलेशन बनाने की जो पावर थी वो SEBI को डेलीगेट हो गई। ये बात की बात है, मतलब SEBI शुरू में तो नहीं था ना, 1956 में था ही नहीं, SEBI पैदा ही नहीं हुआ था। तो पहले तो सारी पावर्स कहीं ना कहीं वो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपस में बांट रखी थी रूल्स रेगुलेशंस की पावर। फिर SEBI आया तो लगा कि चलो SEBI, और SEBI को भी आते ही पावर नहीं देती 1992 में, ये पकड़ो पावर, ऐसे नहीं था। वो धीरे धीरे करके ना RBI ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने पावर्स धीरे धीरे करके शिफ्ट की, ये वाली पावर ले लो, ये वाली पावर ले लो, ये वाली पावर ले लो। और जब हम सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट पढ़ते हैं तो मैं वो सेक्शन बाय सेक्शन बताता हूँ कि ये वाली पावर पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास थी, इस डेट पे SEBI के पास चली गई। और लिखा अभी भी सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट है कि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन प्रैक्टिकली वो काम कर रहा है SEBI। कई जगह CG ने अपनी पावर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपनी पावर SEBI को डेलीगेट की है, और ये भी उनमें से एक चीज़ है सेक्शन 31, दैट इज पावर ऑफ SEBI टू मेक द रेगुलेशंस। सेक्शन 92 में, सॉरी SEBI एक्ट 1992 में सेक्शन 29 कहता है पावर ऑफ CG, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू मेक द रूल्स। सेक्शन 30 कहता है मिनिस्ट्री ऑफ दिस पावर ऑफ SEBI टू मेक द रेगुलेशंस। और बात यहाँ पर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे खत्म नहीं होगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी आएगा, बताऊंगा मैं आपको, MCA भी आएगा और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी आएगा। कई लोगों को तो आज तक यही नहीं मालूम, यार टीचर्स हैं और उनको यही नहीं मालूम कि कौन सी वाला रूल MCA ने बनाया है, कौन सा वाला रूल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया है, सही में नहीं मालूम। दे आर टीचर्स एंड कुछ लोगों ने तो अभी नया नया पढ़ाना शुरू किया, उनको नहीं मालूम, बच्चे हैं, माफ़ करो उनको, तो बच्चे हैं छोटे, मतलब बच्चे नहीं हैं लेकिन माफ़ करो यार, क्योंकि नया नया पढ़ाना शुरू किया सिक्योरिटी लॉ। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 10-10 साल से सिक्योरिटी लॉ पढ़ा रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि कौन सा वाला रूल MCA ने बनाया, कौन सा वाला रूल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया। तो बस रट्टा मार लो बच्चों, CG ने बनाया रूल्स, दैट्स इट। तो ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए, जब हम पढ़ेंगे तो ये क्लैरिटी आएगी। सेक्शन 30 पावर ऑफ SEBI टू मेक द रेगुलेशंस, इसमें तो बहुत सारी रेगुलेशंस है, मैं बात करने वाला हूँ अभी। इधर सेक्शन 24 ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट, डीमैट अकाउंट, डिपॉजिटरी एक्ट, डीमैट अकाउंट, NSDL, CDSL, और उसके अलावा तो बहुत सारे, फिर आपको मालूम है एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, DP डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, बहुत सारे हैं। सेक्शन 24 पावर ऑफ CG टू मेक द रूल्स in the depository act, and section 25 power of SEBI to make the regulations। तो आने वाले सिलेबस में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने हैं, पता होना चाहिए कहाँ से निकल कर आए हैं। सेक्शन 30 कहता है SCRA में कि CG के पास पावर है टू मेक द रूल्स, तो CG ने यहाँ पर एक सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स बनाए हैं। और इसमें जब मैं रूल 19(2) भी पढ़ाता हूँ ना, 2 घंटे लग जाते हैं यार मुझे। एक रूल 19 सब रूल 2 क्लॉज B, और इसके साथ वेल आई से एक रूल 19(2)A है। ये पढ़ाते हुए मतलब आप सोच के देखो, पूरा रूल 19 नहीं पढ़ रहे भाई, सब रूल 2 पढ़ रहे हैं, और सब रूल 2 का भी क्लॉज B पढ़ रहे हैं, और साथ में रूल 19(2)A पढ़ रहे हैं। इसके अंदर 2 घंटे लग जाते हैं मुझे, बाल की खाल और खाल की खाल, लेकिन जिंदगी भर काम आएगी। और वो जो मैं पढ़ाता हूँ ना यहाँ पर, वो SEBI टेकओवर कोड के चैप्टर का भी बेस बनेगा, ICDR रेगुलेशन के चैप्टर का भी बेस बनेगा, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में भी कहीं ना कहीं वो बीच में रेफरेंस में आ जाता है। मतलब इतनी जगह वो आपको जगह जगह रेफरेंस में, डी लिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर में रेफरेंस में आएगा, बायबैक ऑफ शेयर्स का जो रेगुलेशन पढ़ेंगे उसमें ये रूल 19(2) भी आएगा। ये रूल 19(2) भी मतलब ऐसा, ये ना बाप है सबका। और एक चीज़ हम बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो रूल बनाए और SEBI ने जो रेगुलेशन बनाई, आपस में अगर कॉन्ट्रडिक्शन है तो कौन किसके ऊपर प्रिवेल करेगा।
तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो रूल बनाए वो प्रिवेल करेंगे सेबी की रेगुलेशन के ऊपर। वो चीज़ भी सीखते हैं हम यहाँ पर। फिर मतलब सर्जिकल ऑपरेशन है ये, सर्जिकल ऑपरेशन 2 घंटे। एक किस चीज़ का, क्लॉज बी, और साथ में सब रेगुलेशन 2 है। तो मस्त है यार, वो मस्त है। और फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि यही नॉलेज लेकर जो जाएंगे ना और अप्रिशिएट करेंगे, वही 35-40 साल आगे सक्सेसफुल होने वाले हैं। और जिनको अभी समझ में नहीं आएगा ना, शॉर्टकट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, शॉर्टकट बुक्स, सिर्फ नाम का बेरेक्ट, और बेरेक्ट पढ़ दिया इंग्लिश में और हिंदी अनुवाद कर दिया बस उसका, तो मैं कहूँगा थू है, फिर नहीं पढ़ा आपने। बेरेक्ट पढ़ने का मतलब होता है वो रीडिंग बिहाइंड द वर्ड्स, रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस। जो दिख नहीं रहा है ना वो दिखना शुरू हो जाए, ये होता है पर्पस बेरेक्ट का। ये नहीं कि जो ऊपर लिखा है काला अक्षर भैंस बराबर, रट्टा मारो हो गया काम। तो वेल आई से सिर्फ पढ़ना और उसको अपनी मदर टंग में उसको अनुवाद कर देना, उसका ट्रांसलेशन कर देना इज़ नॉट सब समथिंग वी से रीडिंग द बेरेक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम बेरेक्ट पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अगर सिर्फ रीड कर रहे हैं तो मैं कहूँगा बेवकूफ़ी है। यू हैव टू गो बिहाइंड द लाइन्स, यू हैव टू गो बिहाइंड द वर्ड्स, इन बिटवीन द लाइन्स नहीं चलेगा। वो तर्कश में तीर आना चाहिए। लीगल इंटरप्रिटेशंस करने का जो तीर है ना, वो आ गया तो बहुत कुछ हो जाएगा ज़िंदगी में। नहीं तो या तो फेल, या तो खाली डिग्री और सस्ता प्रोफेशनल बनोगे आप। बात समझ में आ रही है जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? चलो वेरी नाइस। चलो फटाफट ख़त्म करते हैं अभी इसको, और सेशन में 2 मिनट और लूँगा आपके। और इधर सेबी ने बहुत सारी रेगुलेशंस बना रखी हैं। वो 7 चंद्रयान यहाँ से निकले हैं, वो 7 चंद्रयान यहाँ से निकले हैं। सेक्शन 30 ऑफ सेबी एक्ट समझ में आया बेस कहाँ से है? वो जो 7 चंद्रयान सेबी ने बनाए हैं वो यहाँ से निकले हैं। सेक्शन 30 में पावर मिली है सेबी को, और सेबी ने वो रेगुलेशंस बनाई हैं। और यहाँ डिपॉजिटरी एक्ट में बात करूँ तो यहाँ रूल्स भी बने हैं, और सेबी ने यहाँ जो रेगुलेशन बनाई है वो डिपॉजिटरी रेगुलेशन है। ओनली वन रेगुलेशन, डिपॉजिटरी रेगुलेशन, डिपॉजिटरीज के लिए। तो ये जो सेक्शन 30 है ये ना जड़ है, ये वेरी 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 इनफाइनाइट इंपॉर्टेंट है। यहीं से निकल कर आए हैं ना वो 7 चंद्रयान, वो सारी रेगुलेशंस जो आप पढ़ोगे, तो ये पता होना चाहिए। और ये रूल 19(2) भी मैं कहूँगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2 घंटे से कम अगर आपने इस पे लगाए हैं तो मतलब आपने कुछ खोया है। मतलब एनालिसिस चलता है यार, एनालिसिस 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 चलता है इसके ऊपर। देन आई विल से, और फाइनली एक चीज़ बोलूँगा, अब मैं बोलता हूँ कि हम नहा नहीं रहे हैं बेरेक्ट के अंदर, हम स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। समंदर के बॉटम तक जाना है और नीचे से मोती निकाल के लाने हैं, तो फ़ायदा है। नहा कर तौलिए से झाड़ के बाहर आ गए, ऊला ला 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 ख़त्म। तो बेरेक्ट सर पे रख कर उतार के फेंक दिया तो क्या फ़ायदा? उसके अंदर डूब जाना है। ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये समंदर है मेरी जान, ये बे ऑफ बंगाल है, या ये अरेबियन सी है, या इंडियन ओशियन है, वो आप सोचो। लेकिन बिल्कुल बॉटम पे जाना है और नीचे से मोती उठाकर लाने, नीचे से कोरल्स उठाकर लाने हैं। तो मज़ा है कि किनारे पे बाहर आए तो हम कुछ लेकर आए। सिर्फ शॉवर से नहाकर बाहर आ गए और झाड़ दिया और गीले होकर निकल आए तो कोई मज़ा नहीं है, बेकार, बकवास बकवास से। तो अपना तो मतलब ये है स्कूबा डाइविंग करनी है इन द ओशियन ऑफ सिक्योरिटी लॉ, और बिल्कुल नीचे बॉटम तक जाने का है। और नीचे से, और मैं जाता रहा हूँ पिछले 25 साल से, मेरे साथ करोगे तो मैं लेकर चलूँगा ऑक्सीजन सिलेंडर, साथ में लगा कर ले चलूँगा तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा कर ले चलूँगा। और आज के लिए होमवर्क हो गया आपका, बताना मुझे कि सेक्शन 31 में सेबी के पास यहाँ SCRA में पावर है ना टू मेक द रेगुलेशंस, तो सेबी ने कौन सी रेगुलेशन बनाई है? और यहाँ पर सेक्शन 90 सेबी एक्ट 1992 में सेक्शन 29 में CG के पास पावर है ना टू मेक द रूल्स, तो यहाँ पर CG ने कौन से वाले रूल्स बनाए हैं? और यहाँ सेक्शन 24 ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट में CG के पास पावर टू मेक द रूल्स, तो यहाँ पर भी CG ने कौन से वाले रूल्स बनाए हैं? ये आपका होमवर्क है। और इस अगर आप ये वीडियो जूम मीटिंग में देख रहे हैं तो एक अलग बात है, वो मेरे को व्हाट्सएप पे बताना, मेरे 8448804439। तो ये आपका आज का होमवर्क हो गया इसके ऊपर। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप नीचे कमेंट्स में बताना, तो आपके पास वो ऑप्शन होगी। तो जो ऐप लाइव क्लास में है वो तो उनको व्हाट्सएप नंबर मतलब ऑलरेडी पता ही है। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो व्हाट्सएप ना करें, वो कमेंट के नीचे कमेंट्स में बताएं। हाँ, व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप कर देना यार, मतलब मेरे तक पहुंचना चाहिए। अब सुनो, जो कोई नहीं बताता वो मैं बताता हूँ। कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 469 में लिखा है पावर ऑफ CG टू मेक द रूल्स, और CG का मतलब ऑब्वियसली दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और कभी कभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अकेले रूल बना लेती है, और कभी कभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कंसल्ट करती है, RBI को कंसल्ट करती है कोई कोई रूल्स बनाते हुए, और कोई कोई रूल्स तो खुद ही बना लेती है।
तो जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस या आरबीआई को कंसल्ट नहीं करना होता। तो ये बातें सबको नहीं पता होती, जो कंपनी लॉ बहुत डूब के पढ़ते हैं उन्हीं को पता होती हैं। और वेल आई से मतलब हायर लेवल की बातें यार। अब आपके लिए सवाल है, कौन सा सेक्शन है पूरे कंपनी लॉ में, कौन सा सेक्शन है जहाँ पर सेबी के पास पावर है टू मेक द रेगुलेशन? अब जो टीचर सिर्फ सिक्योरिटी लॉ पढ़ाते हैं और कंपनी लॉ नहीं पढ़ाते हैं, वो तो बैठकर ढूंढेंगे। अगर वो टीचर ये वीडियो देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, वो तो बैठ के हो निकालो एमसी की वेबसाइट, निकालो बेरेक्ट, ढूंढेंगे बैठकर। और मैं क्योंकि कंपनी लॉ भी पढ़ाता हूँ और सिक्योरिटी लॉ भी पढ़ाता हूँ, तो मुझको तो ऑलरेडी पता ही है। मैं तो आंसर नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। सो आई विल गिव द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है ना? ये गंदे वाले स्माइली क्यों बना रहे हो, सैड स्माइली क्यों बना रहे हो? हाँ, सो अभी जानना है आंसर? चलो रुको ज़रा, इंतज़ार करो, रुको ज़रा, बता रहा हूँ, इतना टेंशन ना लो, इतनी रोने रोने वाली स्माइलीज बना रहे हो। अच्छा, 469 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है टू मेक द रूल्स। और 469 सबसेक्शन 4, दैट इज 469 सबसेक्शन 1 और 469 सबसेक्शन 4 में कह रहे हैं ये जो रूल्स सीजी ने बनाए हैं या फिर कह रहे हैं रेगुलेशंस जो सेबी ने बनाई हैं अंडर दिस एक्ट, दोनों नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया होने के बाद लोकसभा राज्यसभा में जाएंगी दोनों बाद में। पहले ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में नोटिफाई होंगी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बनाए हुए रूल और सेबी के बनाए हुए रेगुलेशंस। वो रूल्स रेगुलेशंस पहले नोटिफाई हो जाएंगे ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में, और नोटिफाई होने के बाद जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी लोकसभा राज्यसभा, आपको मालूम है एक बजट सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन होता है, एक विंटर सेशन होता है, जैसे ही पहला सेशन आएगा तो वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में इन रूल्स रेगुलेशंस की कॉपी प्लेस कर दी जाएगी। और अगर वहाँ पर उन्होंने रूल्स को नलीफाई कर दिया तो नलीफाई हो जाएंगे रूल्स रेगुलेशंस को लोकसभा राज्यसभा ने, अगर उन्होंने मॉडिफाई कर दिया तो मॉडिफाई हो जाएंगे। लेकिन उनके मॉडिफाई या नलीफाई करने से पहले उन रूल्स रेगुलेशंस के अंडर ऑलरेडी कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे काम हो चुके हैं, वो वैलिड थे, वैलिड हैं, वैलिड रहेंगे। हाँ, अगर नलीफाई कर दिया लोकसभा राज्यसभा ने फर्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन में तो खत्म ही हो जाएगा, फिर तो उसके मतलब वैलिडिटी खत्म हो गई, आगे उसके अंडर कोई काम ही नहीं होना, उसकी लाइफ एक्सपायर हो गई। अगर मॉडिफाई कर दिया तो फ्यूचर में मॉडिफाइड रूल मॉडिफाइड रेगुलेशन फॉलो करनी है। बात समझ में आ रही है? गेटिंग दिस? अगर कुछ नहीं किया पार्लियामेंट ने 30 डेज तक कुछ भी नहीं किया तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि पार्लियामेंट कुछ नहीं करना चाहती, तो जो ओरिजिनल रूल रेगुलेशन है वही हिंदुस्तान में एज इट इज चलता रहेगा। अगर नलीफाई करना चाहते हैं नलीफाई कर देंगे, मॉडिफाई करना चाहते हैं मॉडिफाई कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे तो चलता रहेगा सेक्शन 469। लेकिन ऑफिशियल गजट में नोटिफाई होता है पहले और लोकसभा राज्यसभा अप्रूवल के लिए जाता है बाद में, जब भी पहला पार्लियामेंट्री सेशन आता है। बात समझ में आ गई होगी आप? अच्छा, एक 468 और भी है, पावर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स टू मेक द रूल्स फॉर वाइंडिंग अप। तो यहाँ तो रूल्स के लिए दो सेक्शन है। सेक्शन 469 तो रूल्स हो गए पूरे कंपनी लॉ के लिए, फुल कंपनीज एक्ट के लिए, जहाँ जहाँ रूल्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर भी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिखा हुआ है। 468 हो गया ओनली फॉर रूल्स रिलेटिंग टू वाइंडिंग अप। सर रेगुलेशंस का बता दो। बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। अच्छा, स्माइली थोड़े से बेटर हो गए हैं अभी, जब मैंने बोला था बता रहा हूँ तो हार्ट भी आ गए बीच में। हाँ चलो, एनी हाउस बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ, पहले ये सुन लो। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है, पंखों में जान आनी चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर बहुत उड़ान बहुत ऊंची भरोगे तो आपके पंख मजबूत होते चले जाएंगे, और हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम होती है, जान ज़्यादा लगती है। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर आप सेटेलाइट लेकर, जैसे रॉकेट जाता है ना, अगर आप वैसे चले गए ना रॉकेट की तरह, रॉकेट और सेटेलाइट कैरी करके स्पेस तक चले गए, तो ऊपर जाने के लिए अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल तोड़ने के लिए जान बहुत लगती है। लेकिन एक बार स्पेस में पहुंच गए, ऑर्बिट में पहुंच गए और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल खत्म हो गया, तो फिर वो जो सेटेलाइट वो जो चक्कर लगाती है ना स्पेस में, उसमें एफर्ट कम और रिजल्ट बहुत ज़्यादा। आपकी ज़िंदगी में भी वो होगा। CS क्वालिफाई होने के, डिग्री मिलने के 4 साल बाद, 5 साल बाद, अगर आप में इतना दम है कि आप वो ऑर्बिट तक पहुंच जाओ। कई लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते ना, शॉर्टकट नोट्स पढ़े हैं, रिटन नोट्स, हाँ जो टीचर ने लिखवाया वो लिख लिया, रट्टा मार लिया, ICSI मॉड्यूल छुआ ही नहीं, बेरेक्ट खोला ही नहीं, तो भाई वो रॉकेट पहुंचेगा नहीं कभी ऑर्बिट तक। वो तो मैं लिख कर देता हूँ आज। मैं जो फ्यूल भरूंगा ना आपके अंदर, फ्यूल, वो जो कंपनी लॉ का प्यार जैसे भरता हूँ वैसे ही सिक्योरिटी लॉ और कैपिटल मार्केट का जो प्यार आपके अंदर भरूंगा, और आपके ब्लड सेल्स में सिक्योरिटी लॉ ब्लड सेल्स डालकर भेजूंगा, वो आपका वो फ्यूल बनेगा जो आपके रॉकेट को ऑर्बिट तक
उड़ा कर ले जाएगा। दम आपको भी लगाना है, इंजन तो आपको ऑन करना है ना, मैं तो फ्यूल डाल रहा हूँ। इंजन ऑन करना है, पैशन, डेडिकेशन वो आपके अंदर खुद का होना चाहिए। सेल्फ इंस्पायर्ड कि सर आप देखना हम आपको कुछ करके दिखाएंगे, जैसे आपने बच्चों के नाम दिखाए ना अभी, आने वाले टाइम में आप हमारा नाम बोलोगे सर, हम करके दिखाएंगे आपको, उनसे भी ज़्यादा बड़ा कुछ करके दिखाएंगे। ऐसी वाली मोटिवेशन, ऐसी वाली इंस्पिरेशन। किसी और को देख कर वो होता है ना, चार किसी ने सिर्फ झाड़ पे चढ़ा दिया और 4 दिन बाद उतर गया सब, हाय इतना मोटा मॉड्यूल, ऐसा बेरेक्ट, तो फिर तो खत्म हो गई कहानी। किसी ने झाड़ पे चढ़ाया और फिर 4 दिन बाद मोटिवेशन खत्म हो गई। अंदर से सेल्फ इंस्पायर्ड कि मुझे जो करना है ना, इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में पहुंचना है, टॉप 1000 कंपनीज में पहुंचना है, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने पूरे खानदान के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए, सबकी वेलबींग के लिए, और सोसाइटी का अच्छा और देश का अच्छा तो हम करेंगे ही, वो तो होगा ही होगा। सो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, ऐसा ऐसा बनना है। तो मैं कहूँगा ये अच्छे स्टूडेंट का गुण है। लेट लेट के वीडियो देखे जा रहे हैं वो बेकार है यार, लेट लेट के पढ़ाई हो रही है बेकार है। लकड़ी की टेबल, लकड़ी की चेयर और हार्ड सर्कमस्टेंसेस, ऐसे समझो आप यूपीएससी कर रहे हो, 12th फेल देख लेना, तो यूपीएससी कर रहे हो। और वो सीए एस्पिरेंट की भी जो सीरीज़ है अमेजोन पे, वो भी देख लेना। मेहनत वो वाली चाहिए, उससे कम में बात बनेगी नहीं। जो 12th फेल में मेहनत है और जो सीए एस्पिरेंट सीरीज में आपको मेहनत दिख रही है, उससे कम पे बात बनती नहीं है। अगर आपको हाँ सिर्फ खाली डिग्री चाहिए और धक्के खाने हैं डिग्री के बाद तो चल जाता है, लेकिन उतने लेवल पे जाना है तो मेहनत भी उसी लेवल की चाहिए दैट इज़ देयर। और यहाँ तो कई बार चाहिए। तो अगर ऐसा बनना है या इससे भी ऊपर जाना है, फ्यूल मैं दूंगा, इंजन आपका, रॉकेट आपका। तो वीडियो के नीचे लिख देना हाँ सर दम लगाएंगे। जय माता दी। सो सी यू ऑल इन द क्लास 1 ऑफ CMSL। तो आज का तो पर्पस हमारा ये था यहाँ पर मिलने का। अच्छा जी सर, वो तो रह गया सर, आपने बताया नहीं सैबी का सर, बता रहा हूँ। अच्छा 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 भाई। सो कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ दोनों के लिए बोलूँगा, कम फॉल इन लव अलॉन्ग विद द कंपनी लॉ। और एक छोटी सी चीज़ और सर, वो रह गया सर, बता ही दो सर, सैबी कौन सी कंपनी लॉ में कौन सा सेक्शन है सर? चलो मैं कहूँगा स्टूडेंट तो सुन लें, वो टीचर भी सुन लें जो यहाँ तक वीडियो देखते हुए पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी ये पूरा वीडियो अंत तक पूरा देखा, जिन्होंने यूट्यूब पे देखा। बाकी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो तो पूरा मेरे साथ मज़े ले रहे हैं पूरे। बट आई से सेक्शन 24, सेक्शन 24, and this is power of SEBI, section 24 of Companies Act, power of SEBI to regulate and to make regulations for issue of shares, for issue of shares मतलब ICDR रेगुलेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है। मतलब सेबी को एक पावर यहाँ पर मिली हुई है सेक्शन 24 में कि सेबी जो है लिस्टेड कंपनीज और प्रपोज टू बी लिस्टेड कंपनीज के लिए कुछ रेगुलेशंस बना सकता है। और बाकी तो आपने उधर भी देखा, सेक्शन 469 में भी देखा। तो आई से यहाँ आकर मैं फाइनली कहूँगा आज का सेशन इंट्रोडक्शन, वेलकम टू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 न्यू सिलेबस, वो हमारा कंप्लीट होता है। एंड नेक्स्ट सेशन वी आर स्टार्टिंग विद धक धक स्टॉक मार्केट, धक धक बहुत सारी चीज़ें, और 7 चंद्रयान। और मैं सही बता रहा हूँ, वो आपने यात्रा मेरे साथ पूरी कर ली तो फिर ज़िंदगी में शायद कंपनी लॉ का इम्पोर्टेंस 10-20% बचेगा बस। जितना भी अगर आपने मुझसे ही कंपनी लॉ पढ़ा है तो आपके खून में दोनों आ गए, CBC और SBC। और अगर मुझसे नहीं पढ़ा है, सिर्फ आप SBC लेकर जा रहे हो, तो मैं कहूँगा एक तो रिकमेंडेशन है कि पढ़ लो यार, वीडियो लेक्चर लेकर कभी भी देख सकते हो, और वो तो एक अलग चीज़ है, आपकी मर्ज़ी है लो ना लो। लेकिन SBC के बेस पे ही ज़िंदगी में बहुत कुछ करवा दूंगा आपको। और वेल जैसे मेरे पास स्टूडेंट्स ने अचीव किया है, बस आप लोगों के लिए दुआ है कि अब यात्रा हमारी शुरू हो रही है, श्री गणेश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आप भी उसी यात्रा पे चलो और उतना ऊंचाइयाँ, उससे ज़्यादा ऊंचाइयाँ हासिल करो। जय माता दी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।